हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। ये स्टोरी काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें हमारे एमसी को दिखाते हैं, जो की काफी ज्यादा खतरनाक सी लड़ाई के बीच में खड़ा हुआ था। वो उन अटैक्स को देखते हुए कहता है कि आखिरकार हम लोग इतने ज्यादा दूर आ चुके हैं, बस अब कैसे भी कर अगर हम इसे यहाँ पर हरा देते हैं। पर वो अपनी बात पूरी करता उससे ही पहले एक काफी ज्यादा खतरनाक सा लेजर जैसा अटैक उसके शरीर को चीरते हुए और पार निकल गया था। वो इस घाव को देखता है कि उसका जो दिल था वो उसकी जगह से गायब हो गया है और अब वहाँ से बस केवल खून बगर रहा था। वो अपने घुटनों के बल आकर जमीन पर गिर जाता है और जो उसका खून था वो उसके शरीर को धीरे धीरे करके कवर करते हुए उसे पूल ऑफ ब्लड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। वो कहता है कि ये फेटल ब्लो, इसकी वजह से मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। क्या ये इसका अंत है? क्या मैं यहाँ पर बिना कुछ करे ही ऐसे ही मर जाऊंगा? और वो सामने की तरफ एक डीमन को देखते हुए कहता है कि अचानक ही एक अननोन थ्रेड इस दुनिया के अंदर आकर पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह कर देता है और ये मैनकाइंड का आर्च एनिमी है, द लिक्विडेटर। देखने में उसके ऊपर कई सारे स्टार जैसे बने हुए थे और वो किसी रोबोट की तरह लग रहा था। इसने मुझे अल्ट्रॉन की याद दिला दी, जो अपने ऊपर काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर रहा था। और वो आगे कहता है इसलिए इंसानों ने ग्रुप बनाए जिससे वो इंसानियत की रक्षा कर सके। और लिक्विडेटर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, पर सामने की तरफ एक आदमी शील्ड लेकर खड़ा हुआ था और वो इसे रोक लेता है। जहाँ पर वो आगे कहता है कि एक इंसान जिसने एक बड़े से मीटियोरॉइड को बिना किसी खरोच के भी यहाँ पर सर्वाइव कर लिया, ये इस दुनिया की रक्षा करने वाली शील्ड है। इसका नाम बैरन है, एक ग्रेट सेज जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसकी पावर है वो एंटायर डायमेंशन जितती है। और इसका नाम बेला है, एक आर्चर जो कि आसमान में उड़ रहे ड्रैगन्स को एक ही शॉट के अंदर मार सकता है। और इसका नाम जेकब है, जो कि एक आर्च मेज है और इस दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड वुमन जो कि आज तक की एग्जिस्टेंस में है। और ये सोर्ड सेंट जिसका नाम एमा है। और इसके अलावा जमीन पर पड़ा हुआ जो कि सो कॉल्ड सपोर्टर क्लास यूनिट से था, रियलिटी में असल में वो बस एक सेक्रीफाइसल पॉम की तरह था। और ये एक फुट सोल्जर जिसका नाम ग्रे ली है। वो सोचता है कि वो एक अलग ही लेवल पर है। मुझे पता था कि जो वर्ल्ड यूनियन एकेडमी से पढ़ते हैं वो काफी ज्यादा कमाल के होते हैं, पर मुझे ऐसा लगा नहीं था कि हम लोगों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सच में इतना ज्यादा बड़ा हो सकता है। बेल अपने मैजिक से उसके ऊपर अटैक करती है और जेकब अपने एरो से, पर कोई भी अटैक उसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। एमा ऊपर से आते हुए अपने गोल्डन लाइट को रिलीज करते हुए उसके ऊपर कई सारे अटैक्स करती है, पर ये अटैक भी उसके ऊपर कोई काम ही नहीं कर रहे थे। और ग्रे उन लोगों को इस तरीके से लड़ता हुआ देखकर बस रो रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उनका अटैक एक भी उसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा था, पर इसकी वजह से यहाँ पर उसके आर्मर का थोड़ा सा टुकड़ा टूट चुका था। ये देखकर लिक्विडेटर कहता है कि तुम मेरे सामने किसी कीड़े की तरह हो, ठीक है, तुम लोगों को अब यहाँ पर मुझे रोक देना चाहिए। जिसके बाद वो एक अटैक को क्रिएट करता है और लेकर वो सभी के ऊपर इसे अटैक कर देता है। और ये अटैक इतना ज्यादा टेरिफाइंग और काफी ज्यादा इंसेन था कि एक ही बार में जितने भी हीरोज वहाँ पर थे वो सभी के सभी दो टुकड़ों में कटकर वहाँ पर मारे जाते हैं। ये सीन काफी इंसेन होता है, क्योंकि ग्रे ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। और लिक्विडेटर कहता है कि ये सब बस मेरे लिए किसी प्ले ग्राउंड की तरह है। ग्रे हैरान था। वो कहता है कि एक ही ब्लॉक के अंदर सभी के सभी मारे गए, जैसा कि वो कह रहा था। वो बस अब तक हम लोगों के साथ यहाँ पर बस खेल रहा था, इसलिए वो भी अब अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है कि यहाँ पर हम लोगों की जीतने का कोई भी रास्ता नहीं है। पर वहीं ग्रे इस बात को नोटिस करते हुए कहता है कि एक सेकंड के लिए रुक जाओ, मेरा दिल काफी ज्यादा देर पहले ही पूते खत्म हो चुका है, पर आखिर मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। हमें एक ड्रॉप दिखाई जाती है जो कि नीचे गिर रही थी। आवाज आती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और उस खून के ड्रॉप के नीचे गिरते ही अचानक एक पोर्टल जैसा ओपन हो जाता है। वो कहता है कि जो इंसान काफी ज्यादा ग्रेट पावर को बिल्ड करे हुए है वो यहाँ आओ। ग्रे की आंखें खुलती हैं और अचानक ही वो अपने आप को एक दूसरी डायमेंशन के अंदर जैसा देखता है। वो कंफ्यूज था, कहता है कि आखिर मैं कहाँ हूँ, क्या ये एक आफ्टर लाइफ है या फिर कुछ ऐसा ही। पर इसके अलावा वो पीछे की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो। और वहाँ पर एक थ्रोन पर एक हॉर्न वाली एंटिटी बैठी हुई थी। वो एंटिटी उससे कहता है कि अभी तक तुम पूते से मरे नहीं हो। असल में जो तुम्हारी बॉडी के ऊपर जितने भी घाव थे वो पहले ही पूते से हील हो चुके हैं। और वो अपने हाथ का इशारा करते हुए उसे सारी सीन्स दिखाता है। ग्रे ये देखकर सरप्राइज था कि जो उसके घाव थे उसकी बॉडी के ऊपर पूते से ठीक हो चुके थे। वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे हील कर दिया। वो एंटिटी कहती है कि मैंने नहीं, बल्कि तुमने, वो भी खुद की पावर से। कंफ्यूज ग्रे कहता है क्या मेरी खुद की पावर? वो एंटिटी कहती है कि मैं तुम्हें ये चीज सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, यहाँ तक मैं खुद भी तुम्हारी पावर का सही तरीके से एनालिसिस नहीं कर सकता, पर मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि जो पावर तुम्हारे अंदर काफी लंबे समय से है वो इतनी ज्यादा ताकतवर है जो कि लिक्विडेटर को भी यहाँ पर हरा सकती है। पर अगर तुम उसे यहाँ पर सही तरीके से कंट्रोल कर पाते हो तो। ग्रे पूछता है यानी तुम ये कह रहे हो कि हम लोग यहाँ पर जीत सकते हैं? वो कहता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा, पर मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं है। पर उसके बाद ही मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पर लिक्विडेटर को खत्म कर सकते हैं। और इसी वजह से, और वो अचानक ही ग्रे के काफी ज्यादा करीब आकर अपने हाथ को उसकी छाती के आर पार ले जाता है और वो कहता है कि ये लो। और जैसे वो खून की पिचकारी के साथ अपने हाथ को बाहर निकालता है, कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। उसने उस जगह पर एक अजीब तरीके की एनर्जी को ग्लो करना चालू कर दिया था, एक अजीब तरीके की एनर्जी जो कि अब ग्रे के अंदर मैनिफेस्ट होना चालू हो गई थी। और वो
कहता है कि अभी के लिए तुम मेरी पावर को इस्तेमाल कर सकते हो, अब जाओ। दूसरी तरफ ग्रे अब फिर से होश में आ चुका था। वो अपने सामने की तलवार को उठाता है जो कि अचानक ही रेड और ब्लैक तरीके की एनर्जी के अंदर कवर होना चालू हो गई थी। वो कहता है कि ये क्या है। वो एंटिटी बताती है कि ये ही तो तुम्हारी पावर है। उसकी तलवार पूरी तरह से डार्क एनर्जी के अंदर कवर हो जाती है और वो एंटिटी आगे कहता है कि जो मेरी पावर है वो ऐसी नहीं है जिसको तुम नंगी आंखों से यहाँ पर देख सको। ग्रे जल्दी से आगे बढ़ता है। लिक्विडेटर उसको देखकर कंफ्यूज था और वो अपनी तलवार से उसके ऊपर एक कट दे मारता है। ग्रे बस यही देख रहा था कि उसके अंदर का जो गोल्डन ब्लड था वो आसमान में फैलना चालू हो गया था। लिक्विडेटर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अभी भी एक स्ट्रॉन्ग इंसान यहाँ पर बचा हुआ है और उसके शरीर के ऊपर पहली बार था कि इतना ज्यादा बड़ा गहरा घाव लगा हुआ हो। ग्रे बोलता है लगता है कि तुम्हें इससे कोई डैमेज तो हुआ है। मुझे लगता है इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि शायद हम लोग यहाँ पर जीत भी सकते हैं। ये कहते हुए वो अपनी न्यू फाउंड पावर के साथ उसके ऊपर हमला कर रहा था, पर तभी लिक्विडेटर कहता है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर कम नहीं आंकना चाहिए था। जिसके बाद अगले सीन में उसके 2 टुकड़े हो चुके थे। ग्रे कंफ्यूज था कि आखिर अचानक ही उसके साथ यहाँ पर क्या हुआ, पर जो उसका शरीर 2 हिस्सों में कट चुका था वो पीछे की तरफ गिर जाता है। लिक्विडेटर कहता है कि मैं तुम्हें कमांड करता हूँ, पर सच में तुमने मुझे यहाँ पर फोर्स किया जिससे मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकूं। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगा था, पर जो डार्क एनर्जी थी वो अभी भी रिलीज हो रही थी और लिक्विडेटर को पता नहीं था कि उसके पीछे से 2 आंखें चमक रही हैं। जैसे उसी चीज का एहसास होता है तो वो कंफ्यूज था क्योंकि अचानक ही जो ब्लैक और रेड एनर्जी थी उसने ग्रे को पूरी तरह कवर कर लिया था और अब उसकी तलवार पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और वो देखने में ब्लैक क्लोवर का हीरो लग रहा था जो कि फुल डीमन मोड के अंदर जा चुका हो। अगर उसके बारे में आपको पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। लिक्विडेटर उसके स्टेट को देखकर कंफ्यूज था और वो कहता है कि तुम सच में एक इंसान भी हो। और ये कहते हुए वो अपने आप की रक्षा करने के लिए एक शील्ड अपने सामने बना लेता है। ग्रे जो कि देखने में काफी ज्यादा भयानक लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि उस डार्क एनर्जी ने उसे पूरी तरह कंज्यूम कर लिया हो, पर वो अपनी तलवार से उसके ऊपर स्ट्राइक दे मारता है। लिक्विडेटर इसको रोकने की कोशिश कर रहा था, पर अगले ही पल जो ये एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा इंसान होती है जिस वजह से उसकी शील्ड यहाँ पर टूट जाती है और लिक्विडेटर भी यहाँ पर 2 टुकड़ों में कट जाता है। और ग्रे कहता है कि तुम सच में एक इंसान भी हो, ये तो मेरा सवाल होना चाहिए था। पर इस फाइनल अटैक के बाद भी लिक्विडेटर अभी भी जिंदा था। वो कंफ्यूज हो रहा था और कहता है लगता है कि जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा कम नहीं है। लिक्विडेटर कुछ कर पाता पर उससे ही पहले ग्रे फिर से उसकी काफी ज्यादा करीब आकर कहता है इसलिए मैं तुम्हें तब तक यहाँ पर कुशलता रहूंगा जब तक तुम सच में यहाँ पर मर नहीं जाते। और ये कहकर वो फिर से अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर हमला करता है। उसके 2 टुकड़े हो चुके थे। लिक्विडेटर भी उससे कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, पर उसके बाद वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर न जाने किस तरीके के जुस्सू इस्तेमाल करता है। उसकी आंखें तो है नहीं पर हाँ कई सारे पंख जरूर आ जाते हैं और जैसे ही वो अपनी इस एबिलिटी को इस्तेमाल करता है अचानक ही वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा सा चांद आ गया था और रात हो जाती है। ग्रे ये देखकर कंफ्यूज था, कहता है कि क्या हुआ, आखिर अचानक ही यहाँ पर रात कैसे हो गई, पर फिर भी उसके चेहरे पर कोई भी टेंशन नहीं थी। वो मुस्कुराते हुए कहता है और अचानक ही उसके पीछे आ गया था। वो कहता है तो क्या हो गया। वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके गर्दन के ऊपर हमला करता है, पर जो शील्ड पहले टूट चुकी थी अब वो पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो गई थी। ग्रे ये देखकर काफी कंफ्यूज हो रहा था। लिक्विडेटर बताता है कि सारी चीजें यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं और अब इस प्लेनेट के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि यहाँ पर मुझे जरा सा भी नुकसान पहुंचा सके। अब इसलिए बेकार सी चीजें करना बंद कर दो और जरा उस तारे को देखो। ये सुनकर वो सामने की तरफ एक तारे को देखता है और वो तारा धीरे धीरे कर बढ़ता चला जा रहा था और लिक्विडेटर आगे कहता है कि ये काफी ज्यादा सुंदर नहीं है। और अचानक ही जो तारा होता है वो तो ज्यादा बड़ा हो चुका था क्योंकि असल में एक लेजर बीम अटैक था जो कि काफी ज्यादा तेजी से ग्रे की तरफ ही बढ़ रहा था। जैसे वो जमीन पर टकराता है तो वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका हुआ था और पूरे में धुआं धुआं हो जाता है। पर लिक्विडेटर ये देखकर अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला था। जैसे ये अटैक यहाँ पर खत्म होता है तो वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा क्रेटर बन चुका था। लिक्विडेटर वहाँ से जाते हुए कहता है कि अब तुम बिल्कुल भी रिवाइव नहीं हो सकते अगर तुम्हें पूरे धूल के अंदर बदल दिया जाए। पर वहीं उसके सामने काफी ज्यादा लाइटनिंग आती है। ये देखकर वो कंफ्यूज था और उसके सामने एक घड़ी जैसा आ गया था। वो कहता है कि ये, और उसे आवाज आती है कि सच में ये कितने ज्यादा ग्रेट अमाउंट ऑफ पावर थी जो कि अभी अभी तुमने यहाँ पे इकट्ठी करी थी। मुझे लगता है शायद इतना काफी होगा जिससे मैं तुम्हें वापस ले जा सकूं। ये सुनने के बाद लिक्विडेटर भी कंफ्यूज होते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। क्या क्रोनोस और वो एंटिटी जो कि ग्रे की यहाँ पर मदद कर रही थी उसका नाम क्रोनोस है। वो ग्रे से कहता है कि तुम मुझे सुन सकते हो, जिसने यहाँ पर ग्रेट पावर को विल्ड कर रखा हुआ है। तुम मेरी पूरी पावर का इस्तेमाल करो जिससे मैं तुम्हें फिर से पास्ट के अंदर भेज सकूं। और लिक्विडेटर चिल्लाते हुए क्रोनोस को बस आवाज दे रहा था, तुम कमीने कहीं के। और क्रोनोस उससे कहता है बस इतना ही है जो कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कर सकता हूँ। और जो घड़ी उसके सामने बनी हुई थी धीरे धीरे कर वो घूमना चालू करती है। उसके अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रिंग्स निकलती हैं और एक काउंटडाउन चालू हो चुका था। और जैसे वो 0 पर हिट हो गया था जमीन पर सोता हुआ ग्रे अचानक यहाँ पर उठ जाता है। वो अपने सामने खुले हुए आसमान को देख रहा था और उठते हुए कहता है कि आखिर मैं कहाँ हूँ। और उसके सामने एक काफी ज्यादा सुंदर नजारा था जो कि देखना काफी ज्यादा प्यारा था। फिर उसका ध्यान साइड में
जाता है जहाँ पर वो अपने होम टाउन को देख पा रहा था, रेनाडो विलेज। इसलिए तो वो कंफ्यूज था कि ये 15 साल पहले खत्म नहीं हो गया था। पर उसे क्रोनोस की वो बातें याद आती है, जैसा कि उसने कहा था कि मैं तुम्हें पास्ट के अंदर भेज रहा हूँ और दुनिया की किस्मत तुम्हारे कंधों पर है। इस चीज का एहसास होते ही ग्रे बहुत ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि सच में ऐसा कुछ हुआ है। पर वहीं उसके हाथ में अजीब तरीके का दर्द हो रहा था। ये देखकर वो कहता है कि ये घाव, हाँ बिल्कुल। और वो उस घाव को देखकर कहता है कि हाँ मुझे याद आया, इस समय पर ब्लेडर और उसके बाकी दोस्त मुझे काफी ज्यादा परेशान किया करते थे, पर मैं अपने आप को इस तरीके से और उन लोगों से पिटता हुआ नहीं देख सकता। पर बचपन का वो डर जो कि अभी तक उसके दिल के अंदर भरा हुआ था, वो कहता है कि पर वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं उन्हें नहीं हरा सकता। वो सबके बारे में सोच रहा था। वो कहता है कि पर लिक्विडेटर को हराना बस एक सपना बनकर रह गया है, पर मुझे लगता है कि अभी मुझे बस उन लोगों से डील करने के बारे में सोचना चाहिए जैसे ही मैं थोड़ा सा ताकतवर बन जाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने आप को और बिल्कुल भी घायल नहीं होने दे सकता। पर जैसे ही थोड़ा सा समय बीतता है तो ग्रे को जिस चीज का डर था उसके सामने वही आ जाता है। ब्रेड और उसके सभी साथी वहाँ तलवार लेकर आ गए थे। वो कहते हैं कि हम लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, सच में तुम्हें ढूंढते हुए हम लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना हुआ है। पर ग्रे उसको देखकर थोड़ा सा डर रहा था, जिस वजह से वो थोड़ा सा कंफ्यूज था। पर अचानक ही वो उसके सामने एक तलवार फेंक देता है और कहता है कि जल्दी से ऐसे उठा लो। ग्रे कंफ्यूज उसको देख रहा था कि आखिर ऐसा का मतलब क्या है। बेल्डर कहता है कि इस तरीके से एक्ट मत करो जैसे कि तुम कोई बेवकूफ हो, हम लोग यहाँ पर मार्क बैटल करने वाले हैं, तुम्हें याद है ना। वो कहता है कि मार्क बैटल, पर प्लीज मुझे माफ करना, अभी मेरा जो हाथ है वो पूरे से हील नहीं हुआ है। तुम्हारे इन्विटेशन के लिए शुक्रिया, पर जब तक मेरी ये इंजरी हील नहीं हो जाती मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। ये सुनकर वो कहता है कि चीज की बिल्कुल भी चिंता मत करो, तलवार में कोई धार नहीं है इसलिए पूरे से सेफ है। ग्रे कहता है कि इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि उस तलवार के अंदर धार है या नहीं, पर यह है तो एक आयरन का टुकड़ा ही, अगर गलती से गलत जगह पर लग गया तो शायद तुम यहाँ पर मर भी सकते हो। पर वो उसकी बात पूरी सुनता ही नहीं है। उससे पहले उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी बकवास करना बंद करो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास किसी तरीके का हक है कि तुम मुझे यहाँ पर ना कह सको? कमीने कहीं के, अगर तुम इस तलवार को नहीं उठाओगे तो मैं ऐसे ही आकर तुम्हारे ऊपर हमला कर दूंगा बिना किसी वेपन के। और वो इस तरीके से कर रहा था जैसे कि वो ग्रे का कोई जानी दुश्मन हो, और अचानक ही वो उसके ऊपर टूट पड़ता है। ये देखने के बाद ग्रे बहुत बुरी तरीके से डरते हुए कहता है कि रुक जाओ, ये मुझे पीटना चाहता है जब मैं यहाँ पे पूरा अनआर्म्ड हूँ। आखिर अभी क्या कह रहा था? ये तो अभी ये कह रहा था कि ये एक मार्क बैटल है। और उसे याद आता है कि उसकी पास्ट लाइफ में जब वो एक फॉर्मल मिलिट्री डॉक्टर के पास गया था तो उसने बताया था कि वो वजह जिस वजह से जो उसकी स्पोर्ट्समैनशिप है वो कभी भी इम्प्रूव नहीं हो पाई, असल में वो यही घाव थे जो कि उसको बचपन में मिले थे। वो कहता है कि अगर मैं सोचूं तो शायद ये वही जगह है जहाँ पर मैं लूजर बनना चालू हुआ था। पर जैसे ही बेल्डर उसको स्ट्राइक करता है, ग्रे अचानक ही वहाँ से डॉज कर चुका था। ये देखकर वो भी हैरान था कि आखिर अचानक ही क्या हुआ। वो सोचता है कि हमेशा से जो बेल्डर की स्ट्राइक थी वो इतनी ज्यादा स्लो थी। ये देखकर उसे भी गुस्सा आ रहा था। वो फिर से उसके ऊपर हमला करता है, पर वो जल्दी से नीचे झुककर उसको भी यहाँ पर डॉज कर लेता है। फिर उसके वो पैर पर हमला करता है, पर फिर से वो पीछे की तरफ जंप करके उसे डॉज कर चुका था। बार बार वो उसके ऊपर हमला किया जा रहा था, पर ग्रे को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तलवार का वैसा स्लो मूव कर रही है, जिस वजह से वो बड़े ही आराम से उन्हें डॉज कर रहा था। बेल्डर को ये देखकर चिढ़ हो रही थी। वो कहता है कि कमीने, आखिर मैं तो ये हिट क्यों नहीं कर पा रहा। वो तो पीछे की तरफ हट रहा था और वो तलवार जब उसको गाल को टच करने वाली थी, पर तभी वो जल्दी से वहाँ से साइड में होता है और बड़े ही आराम से उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक करते हुए वहाँ से निकल जाता है। और वो कहता है कि रुक जाओ, असल में ये स्लो नहीं है बल्कि मैं पहले से फास्टर हो चुका हूँ। बेल्डर के गूंज साथी भी ये देखकर कहते हैं कि जिस तरीके से ये मूव कर रहा है ऐसा लगता है कि ये कोई और ही इंसान हो। ग्रे उस तलवार के पास आकर उसे उठाते हुए सोचता है कि भले ये वो बॉडी नहीं है जिसको मैं उस समय इस्तेमाल किया करता था, पर वो मेमोरीज जो कि हजारों बैटल मैंने अब तक करी हैं उनकी मेरे पास है। पर बेल्डर उस चीज के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता कि वो यहाँ पर केवल तलवार उठाने की कोशिश कर रहा है, पर वो तो अपनी तलवार से आकर जल्दी से बस उसको यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से घायल करना चाहता था। पर अचानक ही ग्रे अपनी तलवार उठाता है और उसके हाथ पे एक स्ट्राइक दे देता है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा हैरान था। ये देखकर वो हक्का बक्का हो गया था क्योंकि उसका हाथ बहुत बुरी तरीके से कपकपा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और ग्रे कहता है कि ये काफी होगा जिससे मैं अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो सकूं, और ये चीज मेरे लिए पूरी तरह से ठीक होगी, और शायद अब ये मेरे लिए पूरी तरह से ठीक होगा कि इस तरीके के कमीने के साथ मैं यहाँ पर लड़ सकता हूँ। पर वहीं वो कहता है कि नहीं, ये एक ऐसा इंसान नहीं है जो कि यहाँ पर जरा सी भी दया को डिजर्व करता है। ये एक ऐसा कचरा है जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी पूरी तरह से बेकार हो गई थी। इसी की वजह से मैं कभी भी सही तरीके से नहीं लड़ पाया था, पर अब लगता है कि ये चीज बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसी नहीं है। और ये कहते ही वो उसके ऊपर अटैक करता है और बड़े ही आराम से बेल्डर की तलवार को उससे छुड़वा देता है। बेल्डर अभी भी बहुत ज्यादा शौक था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और वो सोचता है कि इसने अपनी तलवार को इतनी ज्यादा आसानी से यहाँ पर छोड़ दिया। सच में ये तो काफी ज्यादा बेकार है। और ग्रे कहता है मुझे लगता है कि अभी तक तुमने चीज को ट्रेन नहीं किया है कि आखिर तलवार से ब्लो को किस तरीके से रिसीव किया जाता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस चीज की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम लोगों को अब ये चीज मैं सिखाऊंगा। और ये कहते हुए वो बेल्डर के सामने अपनी तलवार को घुमाता है, पर वहीं उसका गुस्सा उसके ऊपर हावी हो चुका था। यहाँ पर वो कहता है कि ये चीज पूरी तरह से सेफ होगी अगर मैं इसके जैसे कमीने को बस थोड़ा सा और पीटता हूँ। और ये कहते ही वो बिना धार वाली तलवार को उसके शरीर के ऊपर दे मारता है। एक कट काफी ज्यादा गहरा जो कि उसके कंधे पर लग गया था। बेल्डर को भी इस चीज का एहसास होता है कि उसका कंधा
कट चुका है जिसके अंदर से खून बहना चालू हो चुका था और वो उस खून को देखकर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से डर जाता है और वहीं पर बैठकर दोस्त से चिल्लाना चालू हो चुका था। पर ग्रे थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो कहता है कि पर क्या इसने ये नहीं कहा था कि इस तलवार के अंदर बिल्कुल भी धार नहीं है? पर वहीं जब उसको चेक करता है तो कहता है कि सच में इसके अंदर तो बिल्कुल भी धार नहीं है, पर अगर इस तलवार में धार होती तो शायद अब तक तो ये यहाँ पर मारा जा चुका होता। इसलिए वो इस चीज को प्रिसाइज रखते हुए उसके मुंह पर उस तलवार को घुमाते हुए दे मारता है, जिस वजह से उसकी नाक और मुंह से खून आना चालू हो गया था और वो बहुत दूर जाकर गिरता है जहाँ पर उसके कई सारे दांत टूटकर गिर चुके थे। जिसके बाद ग्रे उसका एक डर जैसा बन चुका था। वो कहता है कि क्या हुआ, आकर तुम इस तरीके से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या वो तुम नहीं थे जिसने कहा था कि बिना धार वाली तलवार काफी ज्यादा सेफ होती है? पर वो उसकी तलवार पर अपना खून देखने के बाद भी सुधरा नहीं था। वो अपने साथियों से कहता है कि कमीनो, आकर तुम इसको इस तरीके से क्या देख रहे हो? जल्दी से आओ, उसको घेरो और उसको बहुत बुरी तरीके से पीटो। पर वो तीनों ही बहुत डरे हुए थे। वो कहते हैं कि पर अचानक ये कुछ जरा से ज्यादा ही ताकतवर नहीं हो गया? तो उसका साथी कहता है कि क्यों ना हम लोग एक साथ चले और पीछे से आकर इसके ऊपर हमला कर दें। वो तीनों ही पीछे से आकर ग्रे को घेरने की कोशिश करते हैं। वो कहता है कि आखिर अचानक की क्या हुआ, क्या तुम लोग आकर मुझे पीटना चाहते हो? पर बेल्डर उन लोगों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि इस कमीने को जान से मार डालो। ये सुनने के बाद वो कहता है मुझे लगता है कि तुम लोग कुछ जरूरत से ज्यादा ही ओवरलुक कर रहे हो। पर फिर वो लोगों को बहुत बुरी तरीके से पीटता है, जिसकी अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। उनके मुंह सूजे हुए थे और वो चुपचाप से ग्रे के सामने बैठे हुए थे। ग्रे उनकी हालत देखकर सोचता है कि पहले मैं इन लोगों से काफी ज्यादा डरा करता था, पर अब देखो कि आखिर ये मेरे सामने किस तरीके से बैठे हुए हैं। ग्रे पूछता है कि तुम लोग सेरिया के स्वॉर्ड्समैनशिप डोजो के अंदर जाते हो ना? तो वो कहता है कि हाँ, ऐसा कह सकते हो। उसके साइड में बैठा लड़का कहता है कि हम लोगों को लगा कि हम लोग पहले से ही ताकतवर हो चुके हैं, इसलिए हम लोगों को वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। पर वो सोचता है कि अगर इन लोगों को ऐसा लगता है कि इतने ताकतवर होना उनके लिए काफी है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं डोजो से कुछ जरूर से ज्यादा उम्मीदें रख सकता हूँ। पर अभी के लिए मुझे इसे ही इस्तेमाल करना होगा। इसलिए वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मुझे डोजो में जाकर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ये बस केवल रेफरल के लिए ही है। मैंने सही कहा ना? बेल्डर कहता है कि पर क्या तुम किसी और से इसके बारे में नहीं पूछ सकते? पर बेल्डर कहता है कि तुम किसी और से इसके बारे में नहीं पूछ सकते। अगर मैंने मास्टर को बताया कि मैं यहाँ पर हार गया तो मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता कि आखिर वो मुझसे क्या कहेंगे। ग्रे उसके सामने अपनी तलवार को घुमाते हुए कहता है अच्छा ऐसा है, क्यों ना तो हम लोग इस चीज को फिर से कंटिन्यू करें। और ये कहकर वो उसे डराता है और अचानक ही जो उसके सामने पत्ती आ गई थी वो दो हिस्सों में कट जाती है और बेल्डर बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। इसलिए वो किसी बंदूक की गोली की तरह वहाँ से भागते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करूंगा, डोजो इस तरफ है। अब कुछ ही देर में वो लोग सिटी के अंदर आ चुके थे। बेल्डर से पूछता है कि पर आखिर तुम डोजो जाना ही क्यों चाहते हो? वो कहता है कि जो ये डोजो है क्या वो एकेडमी के अंदर रिकमेंडेशन स्लॉट अप्रूव नहीं करवाता? ये सुनकर वो कहता है कि हाँ, मैंने इसके बारे में कुछ सुना तो है। और ग्रे बताता है कि हाँ, इसी वजह से मैं उसके अंदर जाना चाहता हूँ। वहीं साइड में चल रहा लड़का कहता है कि पर मुझे लगता है कि तुम बिना एकेडमी के अंदर जाए बिना भी काफी ज्यादा ताकतवर हो। वो कहता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा अच्छा है, पर असल में ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। साथ ही वो सोचता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो अपलाइन थी वो भी लिक्विडेटर के सामने कुछ भी नहीं थी। यहाँ तक जब मैंने वो पावर इस्तेमाल करी थी, मैं उसके ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं दे पाया था जब वो थोड़ा सा सीरियस हो गया था। और मुझे भी ये नहीं पता कि आखिर मुझे कितना ज्यादा ताकतवर होना होगा जिससे मैं उस कमीने को हरा पाऊंगा। अगर मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो अभी मेरे पास इस चीज के लिए कोई भी क्लू नहीं है, पर केवल कुछ ही सेकंड के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे कि मैं उस डार्क पावर को वहाँ पर कंट्रोल कर पा रहा हूँ। मुझे उस समय इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए था, जैसा कि स्वॉर्ड्समैन ने मुझे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाई थी। पर अगर मैं और भी ज्यादा लंबा समय उस तरीके की स्वॉर्ड्समैनशिप को सीखने में लगाता हूँ जैसे की कंडीशन में स्वॉर्ड्समैन ने तलवार सीखी थी, तो शायद मुझे लगता है कि उस लड़ाई का जो आउटकम है वो पहले से अलग हो सकता है। शायद यही वजह हो सकती है जिसकी वजह से क्रोनोस ने मुझे यहाँ पर वापस भेजा है। और वहाँ पर हम एक लड़की को दिखाते हैं जो कि काफी गुस्से में अपने कंधे पर तलवार रखे हुए आगे बढ़ते हुए कह रही थी, यानी क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुमने जो स्वॉर्ड्समैनशिप मुझसे सीखी थी उसको इस्तेमाल करने के लिए तुमने एक सिविलियन को चुना, पर आखिर में तुम खुद ही उसे पिटकर वापस आ गए। और ये सफेद बालों वाली लड़की जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है, असल में ये इस डोजो की इंस्ट्रक्टर है, इसका नाम है सायरा। बेल्डर हिचकिचाते हुए बताता है कि हम लोग वहाँ पर लड़ नहीं रहे थे, बल्कि ये तो एक मॉक बैटल थी। पर तभी वो अपने तलवार से उसको एक शॉट देती है जिसकी वजह से वो तेजी से जाकर पीछे दीवार से टकराता है। वहाँ पे एक काफी बड़ा धमाका हुआ था और ये देखकर बाकी तीनों बच्चे बहुत बुरी तरीके से कपकपा चुके थे। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ ऐसा ना हो कि वो यहाँ पर पैंट गीली कर दे। वो कहती है कि आखिर किसने कहा कि तुम यहाँ पर कोई बहाना बना सकते हो? अगर तुम किसी इंसान को जिसके पास हथियार तक नहीं है उसको पीटने की कोशिश करना एक मॉक बैटल कहते हो, इसका मतलब ये भी एक मॉक बैटल है। अब यहाँ से चले जाओ और कभी भी लौटकर मत आना। तुम सभी के सभी आज और आज के बाद से तुम कभी भी इस डोजो के स्टूडेंट नहीं कहलाओगे। वो घबराते हुए कहते हैं कि यस मैम, और जल्दी से उसको लेकर यहाँ से चले जाते हैं। सर वहाँ पर बैठी हुई थी और वो उससे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, देखकर लगता है कि मेरे फॉर्मर स्टूडेंट्स ने तुम्हें काफी ज्यादा दिक्कतें दी हैं। वो कहता है कि आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वो इस चीज के लिए उसका शुक्रिया करती है और आगे पूछती है, पर इसके अलावा मैंने सुना है कि तुम एकेडमी के अंदर रिकमेंडेशन चाहते हो। वो कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल
बिल्कुल सही कहा। सारिया कहती है कि ब्लेंडर और उसके साथियों ने जो तुम्हें यहाँ पे मुसीबतें दी हैं उसकी माफी के लिए तुम जितने चाहो उतने ज्यादा रिकमेंडेशन लेटर मैं तुम्हें लिख कर दे सकती हूँ, पर उससे पहले मुझे तुम्हारी एबिलिटीज को चेक करना होगा। वो उसे तलवार थमाती है और ग्रे कहता है कि मैं समझ गया। और वो दोनों यहाँ पर मार्क बैटल के लिए रेडी हो चुके थे। वो कहती है कि सबसे पहले आओ और मेरे ऊपर हमला करो। तो वो तेजी से बढ़ते हुए कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक ज्यादा इंटेंस बैटल जैसी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर ग्रे लगातार उसके ऊपर हमले किए जा रहा था और जो सारिया थी वो उसके अटैक को डॉज कर रही थी। उसके गेज भी काफी ज्यादा शार्प थे क्योंकि उसे लगा नहीं था कि ग्रे इतना ज्यादा शार्प हो सकता है। वो कहती है कि इसकी एज के अंदर जो इसकी सोर्समैनशिप है वो सच में काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है। ऐसा लगता है जैसे कि इसने आज से पहले कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी हों। उनकी तलवारें बार बार एक दूसरे से टकराई जा रही थी। ग्रे उसकी तलवार को पीछे की तरफ सरकाता है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। ये देखकर सारिया कहती है ब्लेंडर और उसके जितने भी साथी हैं वो इसका बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि ये उसकी खुद की सीखी हुई एक स्टाइल है, पर सबके बाद भी जो उसकी सोर्स प्ले है वो अकेडमी में जो सिखाई जाती है उसकी जैसी ही है। ग्रे उसको पीछे की तरफ धकाया जा रहा था। वो उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए सोचती है कि इसको किसी ने सिखाया होगा, पर ये अभी भी काफी ज्यादा रफ है। इसके अंदर सच में काफी ज्यादा टैलेंट है। सच में ये तो एक ऐसा हीरा है जिसको अभी तक पूरी तरह से पॉलिश नहीं किया गया। पर वहीं वो अपने आप को संभालते हुए कहती है पर अब लगता है कि मुझे इन चीजों को यहाँ पर खत्म करना होगा। जिसके बाद वो अब चार्ज करने की कोशिश करती है, पर ग्रे की नजरों में जरा सा भी डर नहीं था। वो अपनी तलवार को घुमाता है और जैसे वो अटैक करती है तो वो बड़े आसानी से उसे ब्लॉक कर लेता है। और वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर पूरी ताकत लगाते हुए अटैक करना चालू करते हैं, पर ना ही ग्रे के ऊपर कोई असर हो रहा था और ना ही सारिया के ऊपर। सारिया काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। वो कहती है कि ये कितना ज्यादा अजीब है, आखिर जरा सा भी फ्लिकर क्यों नहीं कर रहा है, आखिर ये मेरे साथ इस तरीके से कीप अप क्यों कर रहा है। और इसके अलावा मैं तो बस थोड़ी देर के लिए इसके स्किल्स को टेस्ट करना चाहती थी, पर आखिर अब मैं पूरी ताकत क्यों लगाई जा रही हूँ। और आखिर इसके अलावा मुझे इस लड़के से डर क्यों लग रहा है, क्योंकि जब वो ग्रे को देखती है ऐसा लगता है जैसे कि वो डार्क एनर्जी अभी भी उसे रिलीज हो रही हो। और जैसे जो उसका लास्ट स्ट्राइक होता है उससे एक का जोर से स्लैश बाहर निकलता है। इस एनर्जी वेव को देखकर वो डरते हुए कंफ्यूज हो जाती है और झल्ली से पीछे की तरफ सरक जाती है। वो कहती है मुझे इस वाइल्ड स्लैश से सच में काफी ज्यादा बुरी सी फीलिंग आ रही थी, पर अब ग्रे यहाँ पर थक चुका था। ये देखकर वो कहती है कि आखिरकार अब तुमने तुम्हारी वीकनेस को यहाँ पर रिवील कर ही दिया है। और जैसे वो उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक करने के लिए कहती है कि अब ये सब खत्म होता है, पर वो ये देखकर बहुत ज्यादा सकपका जाती है क्योंकि उसे पता ही नहीं चला था कि इस लड़ाई के बीच में उसकी तलवार कब टूट चुकी है और बस उसका हैंडल था जो कि उसके हाथ में रह गया था। और वो पीछे की तरफ देखते है कि जो उसकी तलवार थी उसका हिस्सा टूटा हुआ पड़ा था और उसके अंदर से डार्क ब्लैक एनर्जी निकल रही थी। ग्रे भी ये देखकर शॉक था। वो कहता है कि ये तो वैसी सेंसेशन है जैसे कि मुझे पहले महसूस हुई थी, कि इसका मतलब अभी भी मेरे पास वो पावर है। पर वहीं उसके शरीर में बहुत जोर से दर्द होना चालू होता है और वो अचानक ही अपने घुटनों के बल आ गया था। सारिया ये देखकर कहती है कि क्या हुआ, तो वो धीरे धीरे करके खड़ा होते हुए कहता है कि कुछ नहीं। और वो सोचता है कि अभी मेरी बॉडी सही तरीके से उस पावर के साथ कीप अप नहीं कर पा रही है और वो बड़े मुश्किल से कपकपाते हुए खड़ा होता है और कहता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, पर उसे अभी यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। इसका मतलब अभी वो हर कहीं पर उस पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता। पर वो सारिया को इसके बारे पहले बताने के बारे में सोचता है, जो कि कंफ्यूजन के साथ उसकी तरफ ही देख रही थी। फिर वो कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अगर मैं उसे यहाँ पर ये बता भी देता हूँ तो भी शायद वो मेरे ऊपर यकीन नहीं करेगी और इसके अलावा वैसे भी अभी मैं इसे सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता। जिसके बाद वो हंसते हुए कहता है मुझे लगता है कि मैंने इसको कुछ जरूरत से ज्यादा ही कैरी आउट कर दिया। सारिया उसके एक्सप्रेशन को देखकर कंफ्यूज थी। वो कहती है कि लॉजिकली ये चीज पूरी तरह से इम्पॉसिबल जैसी है कि ये एक लकड़ी की तलवार से एक लकड़ी की तलवार को यहाँ पर काट सके, पर मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि खुद ने भी इस चीज को यहाँ पर रियलाइज किया होगा। और वो ग्रे को घूर घूर कर देख रही थी, तो वो फिर हंसते हुए कहता है कि क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो वो सोचती है लगता है कि वो यहाँ पर उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, इसलिए वो भी इस चीज को अभी के लिए छोड़ देती है और कहती है कि ये ठीक है। वो वहाँ से जाते हुए कहती है कि ठीक है, मैं अकेडमी के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिखकर तुम्हें दे दूंगी। वो कहता है कि हाँ, मैंने सुना था कि आप ऐसा कर सकती हैं। तो वो कहती है कि हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। ये चीज सच है कि मैं किंगडम के सबसे ज्यादा फाइनेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए तुम्हें एक रिकमेंडेशन लेटर लिखकर दे सकती हूँ, द रॉयल अकेडमी ऑफ द सोर्ट्समैनशिप। पर मैं रिकमेंड करूंगी कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम बिल्कुल भी सूट करोगे। ये सुनने के बाद ग्रे डिसअपॉइंटेड हो जाता है और वो अपने आप को कोसते हुए कहता है कि मुझे लगा ही था कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ की काफी ज्यादा कमी है। वैसे भी बड़ी मुश्किल से मैं उस चीज को कर पाया हूँ जो कि मैंने वहाँ पर किया था। पर सारिया आगे बोलते हुए कहती है, पर जिस जगह को तुम बिलोंग करते हो असल में वो द वर्ल्ड यूनियन अकेडमी है। ये सुनकर जैसे कि ग्रे को एक अलग तरीके का ही धक्का लग गया था, एक ऐसा प्रेशर जो कि उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है कि वो केवल किंगडम का सबसे ज्यादा फाइनेस्ट जगह ही नहीं है, बल्कि इस दुनिया की सबसे ज्यादा फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट है। और वो याद करता है द वर्ल्ड यूनियन अकेडमी, क्या वो जगह नहीं है जहाँ से सोर्टसेंट और बाकी सभी लोग भी आए थे। इसलिए वो हैरानी के साथ सारिया से पूछता है कि मेरे जैसा कोई वहाँ पर सच में एक्सेप्ट हो भी सकता है। वो बताती है कि ये चीज पूरे से इम्पॉसिबल नहीं है, पर तुमने खुद ने भी इस
चीज को रियलाइज कर ही लिया होगा कि जो तुम्हारी बॉडी है वो बड़ी मुश्किल से स्पोर्ट्समैन के लिए यहाँ पर फिट बैठती है, पर अगर यहाँ पर रॉयल अकेडमी होती तो तुम शायद यहाँ पर फेक करते हुए अंदर भी जा सकते थे, पर ऐसा करते हुए तुम कभी भी वर्ल्ड यूनियन अकेडमी के अंदर नहीं जा पाओगे। पर आखिर तुमने ऐसी मरी हुई थी बॉडी के अंदर इस तरीके की स्किल को एक्वायर कैसे कर लिया? तो वो भी कहता है कि हाँ, साथ ही वो सोचता है कि अकेडमी के अंदर के जितने भी जीनियस मॉन्स्टर्स थे वो सभी काफी ज्यादा खतरनाक थे और इस तरीके की बॉडी के साथ मुझे नहीं लगता कि मैं उनके साथ कम्पीट भी कर पाऊंगा। उसका ये उदास चेहरा देखकर सैरिया कहती है कि आखिर तुम गिव अप क्यों कर रहे हो? अभी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए 9 महीने बाकी हैं। ये सुनकर वो हिचकिचाता है, कहता है क्या केवल 9 महीने बचे हैं? वो कहती है कि हाँ, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि ये समय पूरी तरह से काफी होगा, पर मैं ये चाहूंगी कि तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, इसलिए अगले 9 महीनों तक क्या तुम सफर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो? ग्रे ये देखकर कंफ्यूज था और वो अपना को देखते हुए कहता है कि मैं सफर नहीं करना चाहता, पर फिर भी मैं यहाँ पर ये करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज अगले 9 महीने तक मेरा अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा। सैरिया मुस्कुराते हुए कहती है कि सच में ये तो काफी ज्यादा अच्छा आंसर है। फिर वो यहाँ पर कपकपाते हुए कहती है, अगर ऐसा है तो चलो इस नर की शुरुआत करते हैं। और ये कहते हुए वो सच में किसी गुंडे की तरह लग रही थी, जिसके बाद जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा था उसे काफी ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें वो काफी ज्यादा मेहनत करता है और काफी भर भर के खाना भी खाता है और यहाँ तक उसे कई सारी अजीब अजीब सी चीजें भी खानी पड़ती हैं। पर इस सब के बाद भी वो बिल्कुल भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो लगातार गोकू की तरह ट्रेनिंग करने में ध्यान देता है और बस धीरे धीरे कर अपने आप को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बनाता रहता है। इसी तरीके से अब 8 महीने पूरे से बीत जाते हैं और अब ग्रे की कंडीशन पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी थी। उसके शरीर पर काफी ज्यादा मसल्स आ चुके थे। सैरिया भी ये देखकर कहती है कि तुम पहले से काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो और अब तुम्हारी मसल्स भी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। पर अब मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मैं यहाँ पर तुम्हें सिखा सकूं, इसलिए अब तुम फुल कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पर जा सकते हो। ग्रे कंफ्यूज था, कहता है कि अभी तो 1 महीना और बाकी है ना एग्जाम के लिए। वो कहती है कि आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो? एग्जाम देना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जितने जल्दी वहाँ पर पहुँचो। और वो उसे कुछ पैसे देते हुए कहती है कि इतने काफी होंगे तुम्हारे ट्रिप के लिए और 1 महीने के खाने के लिए। पर वो पैसा लेने से मना करते हुए कहता है कि मैं 1 महीने पहले वहाँ पर नहीं जाना चाहता, ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही जल्दी है। आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे कि आप मुझे पूरे गांव के अंदर ढूंढने वाली हो। वो हंसते हुए कहती है कि तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही सोच रहे हो। पर तभी वो उससे कहता है कि मैंने सुना है कि गांव के पास में ही एक ओगर का नेस्ट मिला है। ये सुनने के बाद वो शौक और सरप्राइज से हो जाती है और साथ ही वो आगे कहता है, इसके अलावा हमारे गाँव के अंदर ऐसा कोई भी नहीं जो कि इसे यहाँ पर गार्ड कर सके। वो कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, यहाँ एक नेस्ट तो मिला है। पर साथ ही वो मुस्कुराती है और कहती है, पर हम लोगों को इस चीज के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रॉयल कैपिटल यहाँ पर हम लोगों की मदद करने के लिए आने वाली है, इसलिए तुम्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो बिना किसी चिंता के अपना एग्जाम देने के लिए जाना चाहिए। पर ग्रे उसको देखते हुए उसके झूठ को साफ साफ पकड़ पा रहा था। वो कहता है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस गाँव की मदद करने के लिए आने वाला हो। जैसे ये विलेज यहाँ पर तबाह हो जाएगा, मास्टर भी यहाँ पर मारी जाएंगी। मैंने सुना था कि उनकी तभी मौत हो गई थी जब वो ऑगर से अकेले लड़ने के लिए चली गई थी। पर वो उसके मुंह पर कह देता है कि ठीक है, मैं समझ गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं एग्जाम देने के लिए जाऊंगा। ये सुनने के बाद वो मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं दुआ करूंगी कि तुम इस एग्जाम में पास हो जाओ। पर उसी रात में हमें जंगल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो ये सीन था वो काफी ज्यादा हॉरिफाइक था, क्योंकि इंसानों के स्केलेटन्स को वहाँ पर पेड़ से लटका कर वहाँ पर टांगा गया था और आधी रात में सैरिया वहाँ पर अकेली घूम रही थी। वो आगे बढ़ते हुए खून के निशानों को देखकर सामने की तरफ देखकर कहती है कि वो जरूर वहाँ पर होगा। पर तभी उसे एक आवाज आती है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो? ये सुनकर वो कंफ्यूज जैसे ऊपर की तरफ देखती है तो उसे पेड़ पर ग्रे बैठा हुआ दिखता है, जो कि उसको देखकर मास्टर कहता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो? वो भी ग्रे को यहाँ पर देखकर कंफ्यूज थी। वो उससे कहती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम्हें अकेडमी के लिए जाना चाहिए? वो कहता है कि हाँ, ये तो मेरी लाइन होनी चाहिए। मुझे लगा था कि आपने कहा है कि ओगर के नेस्ट का सामना करने के लिए रॉयल कैपिटल से आर्मी यहाँ पर आने वाली है। वो बताती है कि असल में अब वो लोग यहाँ पर नहीं आने वाले, उनके खुद के पर्सनल कुछ रीजंस की वजह से, इसलिए मैं अकेले ही उन लोगों से डील करने के लिए जा रही हूँ। और वैसे भी मैं अकेले ही उनके लिए काफी हूँ। मुझे नेस्ट की स्ट्रेंथ के बारे में पता है, कुछ स्काउट ने यहाँ पर रिपोर्ट किया था। उनका बॉस असल में एक एलिट ओगर है और उस नेस्ट के अंदर लगभग 40 से 50 कुछ मॉन्स्टर्स हैं। और भले ही उनका नंबर थोड़ा सा ज्यादा है, मैं चीज को एडमिट करती हूँ, पर उनको हराना मेरे लिए थोड़ा सा ट्रिकी होगा और कुछ नहीं। ग्रे सोचता है कि एक एलिट ओगर, मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है, पर जो ओगर की रियल स्ट्रेंथ होती है वो उसकी इंटेलिजेंस और लीडरशिप के ऊपर कंसिडर करती है। वहाँ पर जाकर ये रिस्क लेना कि वो सभी के सभी तुम्हें घेर कर वहाँ पर मार सकते हैं, ये तो एक सुसाइड मिशन की तरह है। और एक चीज है जो कि मैं क्लियरली यहाँ पर जानता हूँ कि अगर मास्टर अकेली वहाँ पर जाती है तो वो जिंदा लौट कर वहाँ से नहीं आ सकती, और उसके बाद ये गाँव भी यहाँ पर उसके साथ साथ तबाह हो जाएगा। और ये फ्यूचर मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा था, इसलिए वो उससे कहता है कि मैं आपके साथ चलूंगा। वो कहती है कि मैंने कहा ना, मैं अकेले ही इस चीज को सफर कर सकती हूँ। पर वो बहाना बनाते हुए कहता है कि पर मैं इस मौके को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता जहाँ पर मुझे रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस मिल सके। और क्या इसके अलावा सच में आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके कहीं रास्ते में आऊंगा? वो
कहती है कि तुम्हें भी ये अच्छे से पता है कि तुम कभी मेरे रास्ते में नहीं आओगे। यहाँ तक मैं तुम्हें मार्क बैटल तक में हरा नहीं पाई थी, पर इसके अलावा इस चीज के बारे में कोई भी नहीं जानता कि असल में वहाँ पर जो रियल फाइट होती है वो कैसी होती है, खासकर एक मॉन्स्टर नेस्ट के अंदर जो कि अचानक ही यहाँ पर फॉर्म हुआ हो। सच में ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही खतरनाक काम है। शायद यही अच्छा होगा कि तुम्हें थोड़ा सा और वेट करना चाहिए जिससे तुम्हें रियल फाइट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो सके। ये जानने के बाद वो कहता है, इसका मतलब क्या सच में आप वहाँ पर अकेले जाने के बारे में कह रही हैं? अगर ऐसा है तो मेरे पास एक आइडिया है। वो कंफ्यूज थी कि आखिर कैसा आइडिया। वो आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर आपसे लड़ाई करूंगा जिसके बाद आपको बेहोश कर मैं अकेले ही ओगर से लड़ने के लिए चला जाऊंगा। और ये कहकर वो अपनी तलवार को बाहर निकालता है और अपने मास्टर की गर्दन के ऊपर रख देता है। अब यहाँ पर पूरे में शांति छा चुकी थी। वो दोनों ही एक दूसरे को बस घूर घूर कर देख रहे थे। ग्रे ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी थी और वो कुछ कह ही नहीं पा रही थी, पर फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहती है कि ठीक है, मैं हार मानती हूँ, पर मुझसे इस चीज का वादा करो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर तुम जिंदा लौटकर जरूर आओगे। वो कहता है कि हाँ, मैंने भी इसी चीज का प्लान किया है और मास्टर तुम भी बिल्कुल वहाँ पर मर मत जाना। और ये कहकर वो दोनों ही ओगर के नेस्ट की तरफ बढ़ना चालू हो चुके थे और पहाड़ों के बीच में हमें ओगर का नेस्ट दिखाया जाता है जो कि कैनियन के अंदर बना हुआ था। वो दोनों ही दूर से उस चीज को देख रहे थे। वो कहती है कि ये सकरी सी गलियां, यहाँ से निकलना सच में काफी ज्यादा मुश्किल होगा। सच में उन लोगों को ऐसी किसी जगह पर नेस्ट बनाने के लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो सकता है। ग्रे बोलता है कि हम लोग भी वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते और हम लोग यहाँ पर एक इंटेलिजेंस मॉन्स्टर के खिलाफ है, तो हम लोगों के लिए यही अच्छा होगा कि हमारी तरफ से कोई भी गलती ना हो और हम लोग काफी सावधान रहे। वो कहती है कि हाँ, मुझे पता है, पर मुझे जो बॉस है वो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिख रहा। शायद वो अभी टेंट के अंदर हो सकता है। चलो अच्छा है कि इसकी वजह से हम बॉस के बाहर आने से पहले कई सारे नंबर्स को यहाँ पर कम कर सकते हैं। ग्रे, तुम उस तरफ के मॉन्स्टर्स को संभालोगे और मैं दूसरी तरफ के मॉन्स्टर्स को। और वो पॉइंट करते हुए कहती है कि मैं लेफ्ट साइड जाऊंगी। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। वो कहते हैं तो चलो इस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं और अगले पल वो तेजी से भागते हुए अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और वो मॉन्स्टर्स को समझ पाते हैं कि अगर यहाँ क्या हो रहा है, उससे पहले सेरिया वहाँ पर आकर अपनी तलवार को तेजी से घुमाती है और उसकी बॉल को एक फुटबॉल बना देती है। एक ही बार में उसका गला कट कर उसके साथी के सामने गिर गया था। ये देखकर सभी ओगर्स अब चिल्लाना चालू कर देते हैं और धीरे धीरे कर अब उसकी जो संख्या थी वो तेजी से आकर उन दोनों को हमला करने वाली थी। पर दूसरी तरफ ग्रे भी पूरे से बीस्ट मोड के अंदर जा चुका था। वो लगातार अपनी तलवार से उनको टुकड़े टुकड़े कर रहा था। एक ही बार में कई सारे ओगर्स को बीच में से काट देता है और सेरिया भी बिल्कुल ऐसा ही कर रही थी। वो भी बीस्ट मोड के अंदर थी और वो लगातार ओगर्स के ऊपर अपने तेज सूट्समैनशिप का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के टुकड़े टुकड़े कर रही थी। ग्रे और सेरिया दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं और पीछे से कोई भी ऐसा मॉन्स्टर नहीं था जो कि उनके ऊपर हमला कर सकता था। और कुछ ही देर में वो वहाँ के जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी को खत्म कर देते हैं। सेरिया ये देखकर कहती है कि तुम्हारे फर्स्ट टाइम के लिए ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था, पर वो मास्टर से कहता है कि सावधान रहना क्योंकि अभी तो ये बस शुरुआत है। पर ग्रे कंफ्यूज था। वो कहता है कि ये चीज काफी ज्यादा अजीब है क्योंकि ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही कमजोर है, कुछ जरूरत से ज्यादा ही कमजोर कि अगर मास्टर अकेले भी यहाँ पर आती तो वो डेफिनेटली इन सभी को हैंडल कर सकती थी। पर वही वो ये सोचता है कि जो एलिट ओगर है शायद वो काफी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तो टेंट के अंदर उसे दो आंखें दिखाई जाती हैं, दो लाल आंखें जो कि बहुत गुस्से में और एक डर फैलाते हुए ग्रे की तरफ ही देख रही थी। जैसे ही ग्रे उसकी तरफ देखता है तो वो बहुत बुरी तरीके से डर से सहम गया था, इसलिए वो जल्दी से चिल्लाते हुए सेरिया से कहता है कि हम लोगों को ये सब छोड़कर जल्दी से यहाँ से भागना होगा। वो कंफ्यूज थी कि आखिर अचानक इसे क्या हो गया, पर जिस तरीके से वो जोर से चिल्लाता है कि उसका जो डर था वो सेरिया भी यहाँ पर महसूस कर पा रही थी। वो कहता है कि जल्दी से यहाँ से भागो और फिर वो लीड लेते हुए तेजी से आगे भागना चालू करते हैं और सेरिया भी बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ भागने लगी थी। पर उनका ये प्लान बिल्कुल भी काम नहीं करता क्योंकि जो मॉन्स्टर था वो इतना ताकतवर था कि वो उनके ऊपर से कूदते हुए अचानक ही उन लोगों के सामने आ जाता है। उसको इस तरीके से उनके सामने अचानक ही आता हुआ देखकर ग्रे बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और सेरिया ये देखकर मुस्कुराते हुए कहती है कि ये वही एलिट ओगर है। जरा देखो तो हम लोगों के लिए कितने ज्यादा बड़े ऑनर की बात है कि जो बॉस है वो खुद हमसे मिलने के लिए यहाँ पर आया है। पर ग्रे घबराया हुआ चिल्लाकर कहता है कि नहीं, ये रियल बॉस नहीं है। असल में जो रियल बॉस है, और पीछे से काफी ज्यादा जोर से रोर करने की आवाज सुनाई देती है और ये रोर की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इसकी वजह से उन दोनों के कान भी दर्द करना चालू हो चुके थे। पर इसकी वजह से जो ओगर्स थे वो अचानक ही बेजर्क मोड के अंदर चले गए थे, जिस वजह से उनकी आंखें लाल लाल चमकना चालू हो जाती है और वो पहले से और भी ज्यादा वाइल्ड हो जाते हैं। तो जैसे सेरिया ये देखती है तो ये डर उसकी सीरन तक बैठ जाता है। वो कहती है कि रुक जाओ, आखिर अचानक ही एक एलिट ओगर से भी इतना ज्यादा ताकतवर आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो एक ओगर जनरल है। जैसे सेरिया को ये पता चलता है तो वो कहती है कि इस नेस्ट के अंदर क्या ये ट्रू बॉस है? और वो लोग यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फंस चुके थे। एक तरफ कुआं था जो एलिट ओगर वहाँ पर खड़ा हुआ था और एक तरफ खाई था कि कई सारे ओगर्स के साथ ओगर जनरल उन लोगों का वेट कर रहा था। सारिया चिल्लाते हुए कहती है कि ओगर जनरल ये कोई एक ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जिसको हम लोग मिलकर भी यहाँ पर हैंडल कर सके। और अब यहाँ पर उसके पास केवल दो ही ऑप्शन थे, या तो वो ओगर्स की तरफ बढ़ती जहाँ पर ओगर जनरल खड़ा था
था या फिर उसे एलिट ओगर की तरफ बढ़ना चाहिए था, और वो ऑप्शन बी चुनती है, क्योंकि अगर वो इसे यहाँ पर मार देती है तो वो यहाँ से निकलकर भाग सकते हैं। इसलिए वो तेजी से उसकी तरफ बढ़कर उसके साथ अपनी तलवार को क्लैश करती है और उन दोनों के बीच में एक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर वो काफी तेजी से एलिट ओगर के ऊपर अपनी तलवार से एक काफी जोर से स्लैश दे मारती है, जिसकी वजह से उसके कंधे से खून आना चालू हो गया था। वो कहती है कि एक हिट ये काफी अच्छा है, पर अगले ही पल उसके एक्सप्रेशंस यहाँ पर बदल जाते हैं, क्योंकि एलिट ओगर के ऊपर जो कट लगा था वो तेजी से रिकवर हो चुका था। वो कहता है क्या ये हील हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ ग्रे बाकी सभी जितने भी ओगर्स थे उन सभी को यहाँ पर उसके पास आने से रोक रहा था। वो बताता है कि जो ओगर जनरल की रोर है असल में वो उसके जितने भी एलाइज है उन सभी की स्ट्रेंथ और रिकवरी पावर को यहाँ पर बढ़ा देती है। वो कहती तो अच्छा क्या इसी वजह से ये लोग अचानक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, ये ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं किसी एक ओगर तक को यहाँ पर नहीं हरा पाऊंगी। पर ग्रे जितने मॉन्स्टर्स थे उन सभी को मारता जा रहा था और पीछे की तरफ जो ओगर होता है उससे वो लड़ रहा था, और दूसरी तरफ जहाँ पर वो एलिट ओगर से लड़ रही थी वो कहती है कि मास्टर मैं अपने आप को आपके हवाले छोड़ता हूँ, आपको उसे हराने की जरूरत नहीं है, पर मेरे लिए थोड़ा सा समय निकालो। सर ये सुनकर कंफ्यूज थी, कहती कि अगर तुम यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहे हो। वो कहता है कि हम लोगों के पास यहाँ पर इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है, हमें उसी को यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए, उस कमीने को जो कि यहाँ पर इन सभी को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है। और उसका सीधा सीधा मतलब ओगर जनरल से था, पर अभी भी वो अपने सामने के ओगर को संभालने में लगा हुआ था और वो काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। वो कहता है कि ये काफी ज्यादा अनोइंग है कि ये मेरे सामने इस तरीके से फ्लिकर कर रहे हैं, और इस तरीके से वो उसको यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। पर तेजी से जो ओगर होता है वो अपनी एक्स उसकी तरफ घुमाता है और वो सोचता है कि सबसे पहले मुझे मेरे जितने भी सामने के मॉन्स्टर्स है उन सभी को खत्म करना होगा। पर जैसे ही वो अपनी तलवार उसे टकराता है उसकी तलवार यहाँ पर चकनाचूर हो जाती है। ये देखकर वो डर गया था। वो कहता है कि मेरी तलवार इस ताकतवर जैसे ओगर से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकती, और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है तो वो अपनी तलवार को पीछे की तरफ फेंक कर जल्दी से उसको डॉज कर लेता है, और फिर जो अपनी स्टैंड बाय वाली सोर्ड थी उसको निकाल लेता है और कहता है कि ये काफी अच्छा है कि मैं स्पा करते समय केवल एक तलवार के साथ नहीं बल्कि दो तलवारों के साथ आया था, ये सोच कर कि अगर एक टूट गई तो क्या होगा। और वहीं सेरिया भी पीछे से ग्रे को आवाज देते हुए कहती है कि ये मेरे स्पेयर को इस्तेमाल करो, और वो भी अपनी दूसरी तलवार को उसकी तरफ फेंकती है। ये देखकर वो उसे पकड़ते हुए कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो सोचता है कि चलो अब मेरे पास दो तलवारें हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये जितने मेरे सामने के मॉन्स्टर्स है उन सभी को खत्म करने के लिए काफी होगी, और साथ ही एक ओगर जनरल को भी। पर अब वो ज्यादा ध्यान न देते हुए जल्दी से उस तलवार को अपने पास रखता है और कहता है कि ये बहुत हुआ, और फिर वो तेजी से सभी ओगर्स को लीप करते हुए जनरल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। फिर इसकी वजह से एक ओगर अचानक उसके सामने आता है, तो जिसकी वजह से उसके चेहरे पे कट लग गया था। वो उसे यहाँ पर रोकने की कोशिश करता है और उसे यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस हो रही थी, क्योंकि अभी भी कई सारे ओगर्स थे जो कि ओगर जनरल और उसके बीच में खड़े हुए थे। ये देखकर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, उसकी तलवार चमकती है और वो फिर से जोर से रोर करने लगा था। इसकी वजह से ग्रे थोड़ा सा कंफ्यूज था, क्योंकि अब जो उसके सामने के ओगर्स थे वो पहले से और भी ज्यादा भयानक और भी ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। वो समझ जाता है कि शायद जो ओगर जनरल है उसे उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में पता चल चुका है, और अब वो पहले से और भी ज्यादा बेजर हो चुके थे। इसी वजह से ग्रे को उनको संभालने में और भी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। वो फिर से रोर करना चालू करता है और वो उनको आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है, और वो और भी ज्यादा भयानक होते चले जा रहे थे। अब एक ओगर जो कि उसकी तलवार के साथ अपनी एक्स को टकरा रहा था वो जल्दी से अपनी तलवार को नीचे की तरफ घुमाते हुए उसके अटैक को यहाँ पर डिफ्लेक्ट करता है, जिसके बाद वो उसको छोड़कर उसके आगे की तरफ बढ़ना चालू कर चुका था, और उनके बीच में से भी यहाँ पर रास्ता निकालते हुए वो आगे की तरफ भाग रहा था। पर इसकी वजह से भी उसके शरीर के ऊपर कई सारे कट्स लग गए थे, और फिर वो अपने सामने आने वाले फिर से ओगर्स को खत्म कर देता है और कहता है कि मेरे पास यहाँ पर बिल्कुल भी समय बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। इसकी वजह से वो फिर से डिस्ट्रैक्ट हो गया था कि साइड से एक ओगर आकर कमर से उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वहाँ पर चाहते हैं वो वहीं पर आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि एक दूसरा ओगर अपनी बड़ी सी एक्स को घुमाते हुए ग्रे को यहाँ पर खत्म करने वाला था। पर वो लोग इस स्ट्रेंथ की वजह से इतने ज्यादा पागल हो चुके थे कि वो अपने जैसे को मारने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते, और वो एक्स गलती से उसी दूसरे ओगर को लग जाती है। पर अगले ही पल एक काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा भयानक था गीगा चैट जैसा देखने वाला ओगर एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच बनाकर उसकी तरफ दे मारता है। ये देखकर वो डर गया था कि अगर वो गलती से उसको टकरा गया तो वो यहाँ पर मारा जाएगा। वो अपनी तलवार को जल्दी से सामने लेकर आ जाता है, पर उसके ऊपर भी कई सारे क्रैक्स आ गए थे, और ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो पीछे जाकर टकराता है और वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। इसकी वजह से अंदर से वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था, उसके मुंह से खून आना चालू हो जाता है, और यहाँ पर उसकी दूसरी तलवार भी चकनाचूर हो चुकी थी, और अब बस केवल एक ही तलवार बची थी जो कि उसके पास थी, और अब वो ये देखकर हार मान चुका था। वो कहता है कि इस तलवार के साथ मैं इन सभी ओगर्स और जनरल से आखिर कैसे लड़ पाऊंगा। मेरा वो एक्सपीरियंस जो कि रेग्रेशन की पहले के मेरे पास था उसकी वजह से मैं ये चीज काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मैं यहाँ पर इनसे नहीं जीत सकता। पर फिर भी वो अपने ग्रिप को टाइट करते हुए कहता है कि भले ही कुछ भी ऐसा क्यों ना हो पर मैं यहाँ पर हार नहीं मानने वाला। वो अपने मास्टर से कहता है कि प्लीज जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। वो कहता है कि प्लीज जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मैं ऐसा डिकॉय पीछे रहकर तुम्हारे भागने तक
इन लोगों को फंसा कर रखूंगा। पर ये सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहती है कि मुझे माफ कर देना, पर मैं भी ऐसा नहीं कर सकती। वो कहता है कि यहाँ पर तुम बिना फालतू ही बस यहाँ पर मरना चाहती हो। अगर तुम यहाँ से भागती हो तो तुम मेरी चिंता मत करो, थोड़ी ही देर में मैं भी तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। वो बताती है कि असल में ऐसा नहीं है, बल्कि मैं यहाँ से भाग ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी जांघ पर एक काफी ज्यादा गहरा कट लग चुका था, जिसे काफी ज्यादा तेजी से खून आ रहा था और वो अपने पैरों को हिला ही नहीं पा रही थी। ये जानने के बाद ग्रे की जितनी भी उम्मीदें थी वो भी यहाँ पर पूरी तरह खत्म हो जाती हैं। उसके चेहरे पर ये डिसअपॉइंटमेंट साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो कहता है कि अब मेरे पास ऑप्शन खत्म होते चले जा रहे हैं। मैं समय में पीछे इसलिए आया था जिससे मैं लिक्विडेटर को हरा सकूं, पर ऐसा लगता है जैसे कि सारी चीजें यहीं पर खत्म हो जाएंगी। और अगले ही पल जैसे ही वो उसके ऊपर तलवार मारता है, उसकी आखिरी तलवार भी यहाँ पर चकनाचूर होकर टूट जाती है और उस तलवार के साथ साथ उसकी उम्मीद भी यहाँ पर पूरी तरह चकनाचूर हो गई थी। पर फिर भी वो हिम्मत करते हुए कहता है कि नहीं, अभी ये चीज पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अगर उस समय की तरह उस पावर को मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो डार्कनेस से भरी हुई पावर जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं लिक्विडेटर से लड़ रहा था, तो यहाँ खड़े हुए जितने भी मेरे दुश्मन है वो सभी एक ही बार में यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। और इसे सोच के साथ वो अपनी तलवार को अपने सामने की तरफ रखते हुए कहता है कि मुझे याद करना होगा उस सेंसेशन को जो कि मैंने उस समय महसूस करी थी। और वो उसे महसूस करने की कोशिश कर रहा था और कुछ ही देर में जैसी उसकी आंखें खुलती हैं तो वो ग्रे अब वो ग्रे नहीं था जो कि थोड़ी देर पहले ये सोच रहा था कि सब कुछ यहाँ पर खत्म हो जाएगा। वो अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज करता है और एक पावरफुल स्लैश दे मारता है और इस अटैक की वजह से जितने भी उसके सामने के मॉन्स्टर्स थे वो सभी एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। सरिया भी ये देखकर कंफ्यूज थी कि आखिर अचानक ही ग्रे यहाँ पर क्या कर रहा है, पर ग्रे अभी भी पूरी तरह से चीज को कंट्रोल कर पा रहा था। वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर कहता है कि ये पूरी तरह से ठीक है और फिर वो फिर से एक और अटैक करता है और उसके सामने के जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं, यहाँ तक जो जनरल ओगर था वो भी यहाँ पर मारा गया था। सरिया ये देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी, पर जो एलिट ओगर था अभी भी वो उसके पीछे था जो कि उसके ऊपर अटैक करने वाला था। पर सही समय पर वो बड़े ही आराम से उसके अटैक को यहाँ पर ब्लॉक कर लेती है और वो महसूस करती है कि अब जो उसके अटैक है वो पहले से काफी ज्यादा हल्के हो चुके हैं। वो कहती है तो चलो अब समय आ चुका है तुम्हें यहाँ पर खत्म करने का, क्यों अब ओगर जनरल के यहाँ पर मदद न करने की वजह से एलिट ओगर पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। इसी वजह से वो उसके ऊपर अपनी सोर्समैनशिप का इस्तेमाल करते हुए अटैक करती है और एक ही बार में उसके टुकड़े टुकड़े कर उसे खत्म कर देती है। थोड़ी देर बाद बस वहाँ पर और की लाश पड़ी हुई थी, जहाँ पर वो कहता है कि हमने आखिरकार कैसे करके इसे मैनेज कर लिया, पर प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि मुझसे तुम्हारी ये तलवार टूट गई। पर वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इस चीज के ऊपर ध्यान मत दो, तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई है। तो तलवार को हैंडल देती है और कहती है कि वो अटैक जो कि अभी अभी तुमने किया था, पर वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे ही पहले ग्रे बेहोश होकर वहाँ पर गिर जाता है। उसके शरीर के अंदर की जितनी भी ताकत थी उसने इस एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए लगा दी थी, इसलिए वो भी ग्रे की चिंता करते हुए जोर से चिल्लाती है जो कि यहाँ पर बेहोश हो गया था। जिसके बाद हमें ग्रे को एक डार्क जगह पर दिखाते हैं। वो अपने इनर रेल्म के अंदर पहुंच चुका था, जहाँ पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता बल्कि एक बड़े से दरवाजे के जिसके ऊपर चेन्स बंधी हुई थी। वो कंफ्यूज था कि आखिर ये दरवाजा आखिर यहाँ पर ये क्या कर रहा है, पर उसके अंदर से वही रेड और डार्क ब्लैक एनर्जी रिलीज हो रही थी। वो उसको देखकर कहता है कि ये तो वही है, ये तो वही पावर है, अगर मैं इसे यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ तो शायद मैं उस पावर को यहाँ पर ऑब्टेन कर सकता हूँ। उसके पास यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं था। वो जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाता है पर अचानक ही उसे काफी ज्यादा भयानक और काफी ज्यादा डरावनी सी फीलिंग महसूस होती है, जैसे कि अगर उसने एक और कदम आगे बढ़ाया तो शायद वो यहाँ पर मारा जाएगा। और ये डर की फीलिंग उसे बहुत बुरी तरीके से डरा चुकी थी, जिस वजह से वो जल्दी से सरकते हुए पीछे आ जाता है। वो काफी घबराते हुए अपने आप को संभालता है और कहता है कि मुझे ये नहीं पता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, पर मैं इस चीज के लिए पूरी तरह से श्योर हूँ कि अगर गलती से अभी मैंने ये दरवाजा खोल भी लिया तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। और ये डर उसकी आंखों से साफ साफ बगड़ते हुए दिख रहा था कि जिसकी वजह से उसके आंसू आने लगे थे। जिसके अगले पल में ग्रे अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को बेड पर देखता है। वो कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर ये क्या है। सरिया उसको देखकर कहती है कि आखिरकार तुम होश में आ गए। उसके भी हाथ यहाँ पर फ्रैक्चर हो चुका था। वो पूछता है कि आखिर मैं कहाँ हूँ। वो बताती है कि तुम विलेज की इन्फर्मरी के अंदर हो, तुम 5 दिनों से बेहोश थे, मुझे तो ये डर लग रहा था कहीं तुम फिर से उठ पाओगे या फिर नहीं। वो है कि उस एनर्जी को इस्तेमाल करने की वजह से मेरी बॉडी ने ये टोल दिया है। मैंने वहाँ पर अपने आप को कुछ जरूरत से ज्यादा ही हार्ड पुश कर दिया था, शायद इसकी वजह से ही मेरी बॉडी इस चीज को बिल्कुल भी सह नहीं पा रही है। वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अपने आप को कुछ जरूरत से ज्यादा ही पुश करना ये सही शब्द होगा जो कि मैंने वहाँ पर तुम्हें करता हुआ देखा था। पर चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम्हारी बॉडी अभी भी पूरी तरह से ठीक है और तुम यहाँ पर हिल पा रहे हो। वो कहता है चलो देखते हैं, पर उसका ध्यान अपने हाथ के ऊपर जाता है कि उसके हाथ में अकड़ा ना रही थी। वो कितनी भी कोशिश कर ले पर वो अपने सीधे हाथ को सही तरीके से इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहा था। वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं इसे थोड़ा बहुत हिला पा रहा हूँ, पर क्या मैं इससे अपनी तलवार को पकड़ भी पाऊंगा। इसके अलावा उसे अपने हाथ पर कुछ जले जैसे निशान दिखते हैं। सरिया उसको देखकर कहती है लगता है कि तुम उसे सही तरीके से अभी नहीं हिला पा रहे हो। ये देखकर वो सोचता है लगता है कि वो इन्हें देख नहीं पा रही। वो बताता है कि मैं अपने हाथ में सही तरीके से स्ट्रेंथ नहीं लगा
पा रहा। थोड़ी परेशान होते हुए कहती है कि जैसा कि मुझे लगा था, ऐसा नहीं लगता कि ये इतनी ज्यादा जल्दी यहाँ पर हील हो पाएगा। मेरा मतलब यह है कि जो तुम्हारे सीधे हाथ की पूरी हड्डियां थी वो टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी। वो कहता है क्या मेरे सीधे हाथ की हड्डियां पूरी चकनाचूर हो गई थी, पर ये तो बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रहा। वो बताती है क्योंकि तुम्हें मैजिक पोशन के साथ ट्रीट किया गया है। जैसे वो ये जानता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। वो कहता है पर कि ये चीज सच में कुछ से ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। सर यह कहते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो, विलेज चीफ ने पर्सनली तुम्हें ये आकर यहाँ पर दिया है। ये सुनकर वो कंफ्यूज था, क्या पर्सनल चीफ ने ये किया है, पर आखिर उसकी जैसा कोई आखिर मेरे लिए ऐसा कुछ क्यों करेगा। वो कहती है कि अगर तुम ये क्या कह रहे हो ग्रे, तुम्हें पता है कि तुम इस गाँव के एक हीरो बन चुके हो। पर ग्रे को कोई भी आइडिया नहीं था कि आखिर वो यहाँ पर क्या बात कर रही है। पर थोड़ी देर में बैम की आवाज आती है और दरवाजा खोलते हुए विलेज चीफ वहाँ पर आ जाते हैं। पर ग्रे उसको देखकर कंफ्यूज था और वो कहता है कि आपकी इस मैजिक पोशन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर वही वो उसे टोकते हुए कहता है कि जिसको यहाँ पर शुक्रिया करना चाहिए वो तुम नहीं बल्कि हम लोग हैं। हम लोग यहाँ पर ओगर जनरल के बारे में बात कर रहे हैं। वो एक ऐसा मॉन्स्टर है, अगर हम पूरे पूरे गाँव वाले मिलकर भी उसके ऊपर हमला करते तब भी उसके ऊपर एक खरोच तक लेकर नहीं आ पाते। और उसके जैसे एक मॉन्स्टर ने हमारे विलेज को यहाँ पर टारगेट किया था, पर अगर तुमने उसे वहाँ पर मारा नहीं होता तो शायद हमारा गाँव तो अब तक पूरा तबाह हो चुका होता। तुमने और सारा ने मिलकर बस केवल ये पोशन, इन्फर्मरी और केवल गाँव में रहने वाले लोगों की जान ही नहीं बचाई है, बल्कि हर एक चीज जो कि इस गाँव के अंदर है। अगर तुम नहीं होते तो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका होता। ग्रे ये सुनकर थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा था, पर वो उसे कहता है कि तुम्हें अपने बारे में इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए। मैं सच में काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। और ग्रे सोचता है कि चीफ बिल्कुल सही है, क्योंकि उस दुनिया में जिसमें मैं रेजरेक्ट नहीं हुआ था उसके अंदर ओगर के अटैक की वजह से ये गाँव पूरा तबाह हो चुका था। और वो आगे कहता है कि अगर अभी तक तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आई है कि आखिर तुमने यहाँ पर क्या किया है तो मैं तुम्हें और ज्यादा डिटेल में बताने के लिए पूरी तरह खुश हूँ। पर मुझे बताया था कि तुम वर्ल्ड यूनियन अकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए जाने वाले हो। मैंने सच कहा ना। ये सुनने के बाद उसे एहसास होता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। वो बहुत ज्यादा शॉक होते हुए कहता है मैं ओगर्स को मारने के लिए ये भूल कर चला गया था कि एग्जाम अगले हफ्ते है और मैं 5 दिनों से यहाँ पर सो रहा हूँ। अब उसे चालू होने में बस केवल 2 दिन ही बाकी रह गए हैं और वर्ल्ड यूनियन अकेडमी तक जाने के लिए भी मुझे 3 दिन लग जाएंगे। अब आखिर मैं 2 दिन के अंदर ऐसा कैसे कर सकता हूँ, पर अगर मेरे पास एक घोड़ा होता तो शायद मैं ऐसा कर सकता था। इसलिए वो चीफ से कहता है कि मुझे माफ करिएगा, पर क्या आप मेरे ऊपर एक फेवर करेंगे और मुझे एक घोड़ा उधार दे सकते हैं। विलेज चीफ कहता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा जरूर कहोगे, इसलिए मैंने पहले से ही इस गाँव का सबसे ज्यादा बेस्ट जो घोड़ा है उसे तुम्हारे लिए तैयार कर रखा था। उसकी स्पीड इतनी है कि तुम सही समय पर वहाँ पर जरूर पहुँच जाओगे। तो एरियल उसे बताती है कि अगर तुम यहाँ पर आज उठे भी नहीं होते तो हम लोग तुम्हें नींद में यहाँ से उठाकर वहाँ तक लेकर जाने वाले थे। ये सुनकर वो फिर से थोड़ा सा एम्बेरेस हो जाता है। जिसके बाद जैसे वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर पूरे के पूरे गाँव के लोग उसे चेयर करने के लिए आए हुए थे। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश था। सभी लोग कह रहे थे कि तुम जरूर इस एग्जाम को पास करने वाले हो। सभी लोग उसके लिए बहुत ज्यादा खुश थे और बस उसे चेयर किए जा रहे थे। एक आदमी सामने की तरफ आकर ग्रे से कहता है कि लो ये रख लो। वो कंफ्यूज था कि आखिर इस सब का क्या मतलब है। वो कहता है कि ये गाँव के लोगों ने यहाँ पर तुम्हारे लिए इकट्ठे करे हैं, क्योंकि हमने सुना था कि वर्ल्ड यूनियन अकेडमी के अंदर अप्लाई करना भी काफी ज्यादा महंगा होता है। ग्रे कंफ्यूज था क्या सभी लोगों ने, जिसकी वजह से वो काफी खुश होता है और उन लोगों का मुस्कुराते हुए शुक्रिया करता है। और वो कहता है कि अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो मेरा यहाँ पर इस तरीके से वापस आना काफी ज्यादा बुरा होगा। वो कहती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, पूरे वर्ल्ड यूनियन अकेडमी के अंदर ऐसा कोई भी एप्लीकेंट नहीं होगा जो कि ओगर जनरल को अकेला हरा सके। वो कहता है कि हाँ, पर जो मेरा सीधा हाथ है वो सही तरीके से काम ही नहीं कर रहा। वो कहती तो क्या हुआ, तुम्हारा लेफ्ट आर्म अभी भी काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। वो उसे मूव करते हुए कहता है कि हाँ, पर वो उसे रोकते हुए कहती है कि ये तक काफी होगा, वैसे भी तुम्हें उस पावर का वहाँ पर इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। वो पूछता है कि पर जो एंट्री एग्जाम होगा वो इतना ज्यादा आसान तो नहीं होगा, क्या मैं सच में बस एक उल्टे हाथ के साथ यहाँ पर इसको जीत सकता हूँ। वो कहती है कि कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो एकेडमिक एग्जामिनर्स हैं वो अंधे नहीं है, वो केवल तुम्हारी एबिलिटी को देखते हैं। इसलिए मैं इस चीज की गारंटी देती हूँ कि तुम वहाँ पर डेफिनेटली पास हो जाओगे। उसने तो यहाँ पर उसके जाने से पहले ही रिजल्ट सुना दिया था। वो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मेरे लिए इतनी सारी मेहनत करी है। अब मैं फेल होकर बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि मेरे प्रीवियस पास्ट में ये गाँव यहाँ पर तबाह हो गया था, पर अभी तक ये यहाँ पर पूरी तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये दुनिया बिल्कुल भी वैसी नहीं रही है जैसे कि मेरी पहली थी। भविष्य यहाँ पर बदल चुका है और मैं इस पावर के साथ अब यहाँ से जा रहा हूँ। और वो वर्ल्ड यूनियन की तरफ बढ़ रहा था और वो घोड़े का शुक्रिया करता है क्योंकि उसकी वजह से वो सही समय पर वहाँ पर पहुँच गया था। और ये एक बड़ा सा डोम जैसा बना हुआ था जहाँ पर 3 ब्रिज उसे क्रॉस कर रहे थे और ये द वर्ल्ड यूनियन अकेडमी है। जिसके बाद एक काफी ज्यादा बड़े अरीना का सीन होता है जहाँ पर लाखों करोड़ों बच्चे यहाँ पर एंट्री एग्जाम के लिए आए हुए थे और बताया जाता है कि जो एग्जामिनेशन टिकट्स हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर दिया गया है। और जब तक ये पूरा नहीं होता सभी एग्जामिनीज को अंदर रहने के बारे में ही कहा गया था। वहाँ पर सभी बातें कर रहे थे, हम सभी यहाँ पर एग्जामिनीज हैं। मैंने सही कहा ना, पर हम लोगों में से केवल 20 ही लोग हैं जो कि शायद यहाँ पर पास कर सकते हैं। मैंने सुना है कि जो कैंडिडेट के सक्सेसफुल होने के नंबर्स हैं वो सच में हर साल पहले से और भी ज्यादा कम हो जाते हैं। कभी कभी यहाँ पर 50 लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है और कभी कभी
भी केवल एक ही इंसान को। जिसके बाद प्रोफेसर एरियल सभी लोगों के सामने आते हैं, कहते तो चलो सीधे पॉइंट पर आते हैं और मैं एग्जामिनेशन टिकट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर रही हूँ। एग्जामिनीज जो पेपर तुम लोगों के सामने अपीयर होगा उसे छल्ली से पकड़ लो। और जैसे ही वो चुटकी बजाती है, अचानक ही उसके अंदर से क्या होता था, गोल्डन लाइट निकलना चालू होती है जो कि पूरे एरिना के अंदर फैल चुकी थी। एक लाइट जो कि ग्रे के सामने जल रही थी, उसके सामने एक पेपर आता है जहाँ पर उसे एग्जामिनी नंबर 513 दिया गया था और उसे फेंसिंग कोर्स के अंदर जाने का कहा था। प्रोफेसर एरियल लोगों से कहती है कि शायद तुम लोग थोड़े सरप्राइज हो सकते हो, पर उसके ऊपर केवल नंबर और कोर्स के अलावा कुछ भी नहीं लिखा है और हर साल बिल्कुल ऐसा ही होता है। पर जो वर्ल्ड यूनियन अकेडमी है वो बिल्कुल भी एज, जेंडर, नेशनलिटी और स्टेट इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। यहाँ तक जो तुम्हारे नाम है वो भी हम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखते। बस वो लोग जो कि एग्जाम को पास कर पाएंगे उन्हीं लोगों के पास ये हक होगा कि वो इस ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं जहाँ पर उनके नाम के बारे में पूछा जाएगा। पर अगर तुम चाहो तो वहाँ पर अपना फेक नाम भी बता सकते हो, इस चीज में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। पर ग्रे के ऊपर की मुसीबत टलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो कहता है कि मैं तो अपनी तलवार को वहीं पर छोड़ कर आ गया, उसके बाद भी ये मुझे फेंसिंग कोर्स के अंदर भेज रहे हैं, आखिर ये किस तरीके का सिस्टम है। पर प्रोफेसर एरियल उसे आगे बताती है कि सबके अलावा जो कोर्स तुम लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं वो तुम लोगों के लुक्स की वजह से हैं, पर अगर मैंने कोई गलती करी है तो जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाओ। वो लोग कंफ्यूज थे। वो कहते हैं कि सच में इसने हमारे लुक्स की वजह से हम लोगों को ये दिया है, क्या ये कोई मजाक है? हम लोग यहाँ पर इतने सारे हैं कि वो एक ही बार में हम सभी को यहाँ पर देख पा रही है? जरूर उन्हें यहाँ पर हमारे आने से पहले ही हम लोगों के ऊपर नजर रखी होगी, जिसकी वजह से उन्हें हमारे बारे में इस तरीके से पता है, या फिर शायद किसी तरीके का मैजिक हो सकता है जिससे उन्हें हमारे माइंड को रीड कर लिया हो। फिर वो आगे बोलते हुए कहती है, लगता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जो कि गलत हो, इसलिए अब जो तुम्हारे एग्जाम की शेड्यूल है वो नेक्स्ट यहाँ पर अनाउंस किए जाएंगे, तो अपने टिकट को चेक। और जो ग्रे था उसकी टिकट के ऊपर आ गया था पहला दिन और 11 बजे। ये देखकर वो कहता है कि डैम इट, क्या ये मेरा एग्जाम पहले दिन में ही होने वाला है? मुझे लगा था कि शायद मुझे थोड़ा सा और समय मिलेगा जिससे मैं अपने हाथ को थोड़ा सा और हील कर पाऊंगा। और एरियल आगे बताती है कि ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, पर अगर तुम यहाँ पर जरा से भी लेट हो जाते हो तो ऑटोमेटिकली तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो तुम्हें वहाँ पर समय पर आना जरूरी है। पर हम लोग यहाँ पर किसी भी पर्सनल रिक्वेस्ट की वजह से शेड्यूल को बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाले हैं, और न ही हम लोग किसी के बोलने पर पर्सनली इस शेड्यूल को यहाँ पर चेंज करने वाले हैं। और दूसरी तरफ ग्रे अपने हाथ को पकड़े हुए कहता है कि मैं अपने सीधे हाथ के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं लगा पा रहा हूँ, प्लीज कल कैसे भी कर थोड़ा सा मिरेकल हो जाए और मेरा हाथ पूरे से ठीक हो जाए। पर जैसे ही अगला दिन होता है तो उसकी किस्मत बिल्कुल खराब थी, वो बिल्कुल भी हील नहीं हुआ था। वो कहता है, लगता है कि मुझे मेरे दूसरे हाथ के साथ ही इस तरीके से एग्जाम देना होगा उसे, जिसके बाद नेक्स्ट एग्जामिनी को एरियल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। तो ग्रे कहता है कि ठीक है, और वो सोचता है, लगता है कि शायद यहाँ पर मेरे साथ कुछ भी नहीं होने वाला, पर ये अच्छा है कि जो मेरा उल्टा हाथ है वो सही तरीके से काम कर रहा है, और इसके अलावा मैं अपने सीधे हाथ को भी थोड़ा बहुत तो यहाँ पर हिला पा रहा हूँ। पर चलो, अब मैं बचे हुए समय के अंदर जो एग्जामिनर है उसके मूव्स को यहाँ पर देखकर इसको समझ सकता हूँ और यहाँ पर ओपनिंग्स ढूंढ सकता हूँ। वो वहाँ पर एक लड़के को और एग्जामिनर को लड़ता हुआ देखता है। वो कहता है, तो तुम आकर मेरे ऊपर पहला हमला करो। पर जैसे ही वो लड़का तेजी से आकर अपनी बड़ी सी तलवार से एग्जामिनर के ऊपर हमला करता है, वहाँ पर काफी ज्यादा धुआं धुआं हो गया था। पर जो एग्जामिनर था वो बड़े ही आराम से अपनी जगह से जरा सा हिलते हुए उसकी तलवार के अटैक को डॉज कर चुका था। पर वो कहता है कि ये चीज अभी तक पूरी खत्म नहीं हुई है, और वो अपनी तलवार को सरकाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। पर एग्जामिनर उसका अटैक को बड़े ही आराम से यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है, जिसके बाद उसकी तरफ घूर कर देखता है तो वो लड़का काफी ज्यादा डर गया था। क्या उसके ऊपर अटैक काम क्यों नहीं कर रहा? वो उसकी तलवार को धकाता है और एक ओपनिंग देखकर वो उस लड़के के ऊपर हमला करता है, और वो उड़कर एरिना में काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर हार गया था। और उसको इस तरीके से हारा हुआ देखकर ग्रे मोटिवेट न होते हुए बल्कि पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड हो गया था, और अब तो यहाँ पर उसने पूरी तरह हार मान ली थी। वो कहता है कि मैं यहाँ पर खत्म हो जाऊंगा, मेरा तो यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है। पर फिर एग्जामिनर ने ग्रे को आवाज देकर वहाँ पर बुला लिया था, और वो ये सोचता है कि क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मुझे एक ऐसे इंसान से लड़ना होगा जिसने काफी ज्यादा मस्कुलर इंसान को, जो कि मुझसे काफी ज्यादा बड़ा था, उसे एक हाथ से यहाँ पर हरा दिया। एग्जामिनर ग्रे से कहता है, तो चलो आओ मेरे ऊपर आकर हमला करो। वो कहता है कि मैं समझ गया, पर वो तो पहले ही हार मान चुका था। वो कहता है कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं यहाँ पर जीत सकता हूँ, पर मैं फिर भी पूरी कोशिश कर रहूंगा। वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है और वो सेरिया की उन टीचिंग्स को याद करता है कि तलवार को केवल हाथ के साथ ही स्विंग नहीं किया जाता, बल्कि अपनी बॉडी को एक चैनल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे वो अपने हाथ की तरफ अपनी पूरी बॉडी से एनर्जी को थ्रू कर सके। वो कहता है, जैसा कि मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया था। वो अपने उल्टे हाथ में अपनी तलवार को पकड़कर उसकी तरफ तलवार घुमाता है। इसकी वजह से एग्जामिनर थोड़ा सा पीछे हट गया था, और वो सोचता है कि अगर मैं इसी तरीके से लड़ता रहा तो शायद यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ। पर जैसे एग्जामिनर उसकी तरफ अपनी तलवार को घुमाता है तो ये देखकर वो कंफ्यूज था। वो कहता है, क्या आखिर जो इंस्ट्रक्टर की तलवार है वो इतनी ज्यादा स्लो क्यों दिख रही है? और वो बड़े ही आराम से अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वो कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा इंसेन पावर है। इसकी जो स्पीड टेक्निक है वो मेरे मास्टर के बिल्कुल भी करीब तक नहीं है। अगर मैं यहाँ पर केवल सूट्समैनशिप के ऊपर भी रिलाई करता हूँ जो कि उसने मुझे यहाँ पर सिखाई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भले यहाँ पर स्ट्रेंथ का कोई डिफरेंस ही क्यों ना हो, पर फिर भी मैं यहाँ पर हरा सकता हूँ। जिसके बाद वो
फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए एग्जामिनर के ऊपर अटैक पे अटैक किए जाना चालू कर देता है और अब एग्जामिनर उसके अटैक की वजह से पीछे की तरफ होना चालू हो गया था। वो कहता है कि डेफिनेटली ये सच में काफी ज्यादा स्लो है और ये उतना ताकतवर नहीं है जितना कि असल में मैं यहाँ पर पहले सोच रहा था। और उसे अपने मास्टर की वो बात याद आती है कि तुम डेफिनेटली वहाँ पर जीतोगे और वो यही सोचते हुए एग्जामिनर के साथ अपनी तलवार से तलवार टकराता है और उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए कहता है मुझे लगता है कि शायद मैं सच में यहाँ पर ये सब कर सकता हूँ। और उसकी आंखों में उसका कॉन्फिडेंस साफ साफ दिख रहा था। इंस्ट्रक्टर लगातार ग्रे के ऊपर अपनी तलवारबाजी से स्ट्राइक किए जा रहा था जिनको वो ब्लॉक तो कर लेता है और हर एक अटैक को डॉज करते हुए सोचता है मुझे लगा था कि मैंने एग्जामिनर के सोर्ट्समैनशिप को यहाँ पर क्लियरली देख लिया है, पर जब वो अटैक करता है तो इंस्ट्रक्टर काफी आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था। वो कहता है कि जो पावर डिफरेंस है वो काफी ज्यादा बड़ा है, मैं इस तरीके से उसकी फॉर्म को यहाँ पर नहीं तोड़ सकता। केवल एक हाथ से यहाँ पर जीतना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, पर जैसा की वो कह रहे थे इसकी जो मूवमेंट है वो पहले से काफी ज्यादा रफर होती जा रही है। ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है पर अगर मैं ऐसा करता हूँ तो शायद यहाँ पर मैं बच सकता हूँ। पर लास्ट में जो इंस्ट्रक्टर होता है वो उसके ऊपर एक अटैक करता है, पर वह ग्रे ये देखकर कहता है कि मैंने ये पकड़ लिया। अब यहाँ पर ये काफी ज्यादा बड़ा एक ओपन शिफ्ट मूव है जिस वजह से वो घूमता है और अचानक इंस्ट्रक्टर के पीछे आ जाता है। इंस्ट्रक्टर भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था और वो सोचता है कि इसे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर पावर डिफरेंस कितना ज्यादा बड़ा है, अगर मैं उसके पीछे से आकर उसके ऊपर हमला कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पर जीत जाऊंगा। और ये सोचकर जैसे ही ग्रे पीछे से आकर इंस्ट्रक्टर के ऊपर हमला करता है पर अचानक एक आवाज आती है कि रुक जाओ, और वहाँ पर वो दोनों ही अपनी जगह पर रुक जाते हैं। ग्रे की तलवार इंस्ट्रक्टर के जस्ट पीछे आकर रुक चुकी थी। वो लंबी से सांस लेते हुए कहता है कि ये मैच यहाँ पर खत्म हो गया, पर क्या इसे रोकने के लिए ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही जल्दी नहीं थी। ऊपर से इंस्ट्रक्टर बताता है कि एग्जाम की एक टाइम लिमिट है जो कि वहाँ पर पहुंच चुका है और इसलिए जो ये रिजल्ट है उसे ड्रॉ किया जाता है। ग्रे ये सुनने के बाद शॉक हो गया था क्योंकि इसकी वजह से वो यहाँ पर मेकआउट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि वो एडमिशन नहीं ले सकता और यही सोचकर उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो सोचता है कि मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी, पर अगर मैं यहाँ पर इनके खिलाफ जीत नहीं सकता तो मेरे लिए चीजें काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी। और यही सब सोचकर वो बस वहाँ से जा रहा था और अगर अगले साल तक मेरा सीधा हाथ यहाँ पर हील हो जाता है तो शायद अगले साल के एग्जाम में मैं यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। और ये सब सोचकर वो वहाँ से जा रहा था। पर फिर अगले वीक का हमें सीन दिखाते हैं। वर्ल्ड यूनियन एकेडमी के अंदर एक मीटिंग चल रही थी यहाँ पर 6 लोग आपस में बैठकर बात कर रहे थे। सफेद दाढ़ी और गोल चश्मे वाले इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि अगर तुम सभी कैंडिडेट्स के बारे में क्या सोचते हो, जितने भी एग्जाम्स है वो सभी खत्म हो चुके हैं। एक इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि मैंने बहुत पीटा, दूसरे कहते हैं कि मुझे इस मेथड के ऊपर यकीन है जब सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं तो ये काफी ज्यादा इनसफिशिएंट है। मुझे लगता है कि अगले साल से हम लोगों को वर्क लोड को डिवाइड करना चाहिए। दूसरे मस्टच वाले टीचर कहते हैं कि हम लोग इस चीज को बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि जो एक टैलेंट है उसे सिंपली इस तरीके की किसी शुरुआती चीज के अंदर यहाँ पर खत्म कर दिया जाए। सफेद दाढ़ी वाले इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स के बारे में तुम्हारे ख्याल पूछ रहा हूँ, न कि एग्जाम सिस्टम के ऊपर। चलो हम लोग स्वॉर्ड्समैनशिप कोर्स के साथ यहाँ पर चीज को शुरू करते हैं। और ये कहते ही वहाँ पर कई सारे विंडो पॉपअप हो जाती है। वो कहते हैं तो चलो देखते हैं कि इस साल यहाँ पर कौन पास आउट हुआ है। सभी लोग यहाँ पर एग्जामिन करना चालू कर देते हैं। वो टीचर कहते हैं कि बिल्कुल हर बार की तरह जिसने एग्जामिनर को हराया है वही तो यहाँ पर पास होगा और बाकी सारी चीजें उन क्वालिटीज के ऊपर डिपेंड करती हैं जो कि उन्होंने यहाँ पर 15 मिनट के टाइम लिमिट के अंदर दिखाई है। आखिर स्वॉर्ड्समैनशिप कोर्स के इंस्ट्रक्टर आपका क्या ख्याल है? वो भी यहाँ पर इन चीजों के बारे में कई सारी बातें करते हैं और बाकी इंस्ट्रक्टर इस चीज के ऊपर एग्री करते हैं और इसी तरीके से उन लोगों की जो बहस होती है वो काफी देर तक चलती रहती है। सफेद दाढ़ी वाले कहते हैं कि अगर ऐसा है तो हम लोग इस चीज को कंफर्म करें कि जो स्वॉर्ड्समैनशिप कोर्स के अंदर कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुके हैं। तभी एक आवाज आती है कि कैंडिडेट नंबर 513 का क्या ख्याल है? ये सुनते ही सभी लोग दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ प्रोफेसर एरियल कहती है कि अगर आप सभी का कैंडिडेट नंबर 513 का क्या ख्याल है? ये सुनकर सभी लोग कंफ्यूज 513 को ही देखना चालू कर देते हैं। वो मस्टर्स वाले एग्जामिनर कहते हैं कि ये छोटा सा लड़का, इसको देखकर साफ साफ लग रहा था जैसे कि ये यहाँ पर जीतने वाला हो, पर अगर ये बस केवल अपने ट्रैप्स के ऊपर रिलाई करता है वो भी एग्जामिनर को हराने के लिए तो चीज इसके लिए काफी डिफिकल्ट हो सकती है। इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है पर जिसकी टेक्निक है वो काफी ज्यादा अच्छी है। इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये शुरुआत से यहाँ पर हर एक चीज को ओवर मैच कर रहा हो, इसलिए सफेद दाढ़ी वाले उससे कुछ कहते हैं। तभी वो मस्टच वाला कहता है कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और बाकी सभी इंस्ट्रक्टर भी उनकी हमें हाँ मिलाते हैं। एरियल ये देखकर कहती है कि सभी लोगों ने इसे कई बार देखा पर ऐसा कोई भी नहीं जिसने इस चीज को नोटिस किया हो। अगर सभी लोग इतने ज्यादा अंधे हो चुके हैं तो एक साथ बैठकर ऑब्जर्व करना सच में समय की बस बर्बादी है। जिसके अगले दिन सभी बच्चों को वहाँ पर टावर के पास बुलाया जाता है क्योंकि वहाँ पर रिजल्ट अनाउंस किया जाने वाला था। ग्रे अपने पेपर को पकड़कर खड़ा हुआ था और टावर से आवाज आती है कि कैंडिडेट्स को कांग्रेचुलेट किया जाता है। स्वॉर्ड्समैनशिप कोर्स के अंदर का रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस किया जाता है और केवल 6 कैंडिडेट्स है जो कि यहाँ पर पास हुए हैं। ग्रे थोड़ा सा परेशान हो रहा था कि काश उसका यहाँ पर नाम आ जाए, पर पहला कैंडिडेट यहाँ पर जिसका नाम लिया जाता है उसका कागज यहाँ पर जलने लगा था। जिसके बाद दूसरे कैंडिडेट, फिर तीसरा कैंडिडेट, फिर इसके बाद चौथा कैंडिडेट और इसी तरीके से जो 6 कैंडिडेट्स होते हैं स्वॉर्ड्समैनशिप कोर्स के लिए उन सभी को एक्सेप्ट कर लिया गया था। इस सब की वजह से ग्रे को एक काफी ज्यादा बड़ा धक्का
धक्का लगा था, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ करने के बाद भी वो यहाँ पर नहीं हो पाया था। पर वो लोग जो कि यहाँ पर पास हो गए थे, वो लोग सच में काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। वो कहते हैं कि आखिरकार हम लोग यहाँ पर खुश हो गए। ग्रे परेशान होते हुए कहता है, लगता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर फेल हो गया। पर वहीं अनाउंस किया जाता है कि इसके अलावा एक डिवाइन स्पेशल आई एडमिशन भी है, जो कि कैंडिडेट नंबर 315 है। और ये कहते ही उसका कागज नीली आग के अंदर जलना चालू हो गया था। सभी लोग कंफ्यूज उसकी तरफ ही देख रहे थे। सभी लोगों की आंखें ग्रे की तरफ गड़ चुकी थी। ग्रे कंफ्यूज था कि आखिर ये क्या है, क्या वो यहाँ पर पास हो चुका है। पर सभी लोग डिवाइन स्पेशल आई एडमिशन के बारे में जानते थे। सभी लोगों को ऐसा लगता था कि ये बस यहाँ पर दूसरों की वजह से पहुंचा है, इसलिए सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो कहते हैं, लगता है कि उन लोगों ने इस साल भी ऐसा किया है। ग्रे कंफ्यूज था कि आखिर स्पेशल डिवाइन आई एडमिशन आखिर ये होता क्या है। ये पहली बार है जब मैं इसके बारे में सुन रहा हूँ। सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे थे कि जरूर कोई ऐसा है जो कि इसको पीछे के दरवाजे से अंदर खींच रहा है। सच में वर्ल्ड यूनियन एकेडमी इतनी ज्यादा नीचे गिर चुकी है। ये सुनने के बाद ग्रे को समझ में आता है कि शायद उसकी जो मास्टर के कनेक्शंस थे उसकी वजह से उसे यहाँ पर ये एडमिशन मिला है। इसी वजह से उसे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। पर वहीं एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि डिवाइन स्पेशल एडमिशन के बारे में इस तरीके से बोलना बंद करो जब तुम्हें इसके बारे में पता ही नहीं है। असल में स्पेशल डिवाइन एडमिशन एक ऑनरेबल कैटेगरी होती है जो कि 100 साल से भी ज्यादा से हीरोज को प्रोटेक्ट कर रहा है। पर वो लोग जो कि यहाँ पर पास हुए थे, अब वो लोग तो उस बूढ़े आदमी का भी यहाँ पर मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं। वो कहते हैं, लगता है कि तुम्हें भी ये डिवाइन स्पेशल एडमिशन कुछ जरूरत से ज्यादा ही पसंद है। लगता है कि तुम भी अपने जमाने में कोई खास नहीं रहे होगे। पर वो बूढ़ा आदमी आगे बताता है कि पर जो हाल ही के सक्सेसफुल डिवाइन आई कैंडिडेट्स थे उसके अंदर एमा वाइट, बेला, लेकी और जेकब जैसे लोग थे। पर लोग उन लोगों के नाम सुनने के बाद भी हंसते हुए कहते हैं कि पर वो सभी के सभी पूरी तरह फेलियर थे। यहाँ तक कि जो करंट कैंडिडेट्स है वो लोग भी उनके बारे में जानते हैं। पर ग्रे को ये नाम सुनने के बाद याद आते हैं कि एमा वाइट, बेला और साथ ही जेकब, ये तो उन 3 लोगों के नाम है जो की लिक्विडेटर के खिलाफ की फोर्स के अंदर खड़े हुए थे। और अब मेरा नाम भी उन लोगों के साथ यहाँ पर लिया जाएगा। ये सोचकर वो सच में काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। इसके बाद अनाउंस करके बताया जाता है कि जो एंट्रेंस सेरेमनी है वो 30 मिनट के बाद यहाँ पर चालू होने वाली है। और अगर आपकी चेंजिंग कंप्लीट हो गई है तो जल्दी से मेन प्लाजा के अंदर, मेन ऑफिस के अंदर आ जाइए। अब ग्रे और बाकी सभी बच्चे यहाँ पर चेंज करने के बाद वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ग्रे सच में काफी ज्यादा खुश था और सभी लोग बात कर रहे थे। पर सभी बच्चे सामने की तरफ देखकर कहते हैं कि प्लाजा, मेन ऑफिस वो तो यहीं पर होना चाहिए ना। दूसरा कहता है कि पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हम लोग सही जगह पर तो आए हैं ना। पर वहीं पर एक इंस्ट्रक्टर भागते हुए उन लोगों के पास आते हैं और उनसे कुछ मिक्सअप्स की वजह से यहाँ पर जो उनका शेड्यूल डिले हो गया है उसकी वजह से उन लोगों से माफी मांग रहे थे। जिसके बाद वो लोगों से कहते हैं कि तुम लोग स्पॉट के पीछे जाकर खड़े हो सकते हो जिससे मैं यहाँ पर सीढ़ियों को लगा सकूं। ये सुनकर वो कंफ्यूज थे और पीछे की तरफ वो मार्क्स देखते हैं, जिसके बाद वो जल्दी से वहाँ से पीछे हो जाते हैं। और टीचर कहते हैं कि ये सच में काफी ज्यादा अच्छा है। फिर वो वहाँ पर बैठ गए थे और बच्चे थोड़े से कंफ्यूज थे। वो कहते हैं तो चलो ठीक है। जिसके बाद वो अपने मैजिकल सर्कल को एक्टिवेट करते हैं और वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा मैजिकल सर्कल अपीयर हो गया था। उसका ये साइज देखने के बाद सभी बच्चे भी कंफ्यूज से रह गए थे। और फिर नीचे से कई सारे क्रैक्स निकलते हैं और वहाँ पर पूरे में क्रैक्स निकलने चालू हो गए थे। सभी बच्चों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं क्योंकि अचानक ही मेन प्लाजा के अंदर जाने के लिए वहाँ पर सीढ़ियाँ अपीयर हो जाती हैं। और ये सीढ़ियाँ देखकर सभी काफी ज्यादा सरप्राइज थे। टीचर कहते हैं कि डिले के लिए मुझे माफ करना, पर अब तुम लोग यहाँ पर जैसे चाहो वैसे आगे बढ़ सकते हो। वो शौक के साथ कहते हैं कि ठीक है। पर बच्चे आपस में कानाफूसी करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि ये एक टेलीपोर्टेशन मैजिक है जो कि अभी अभी यहाँ पे इस्तेमाल किया है। दूसरा कहता है कि तुम सच में कोई इतनी ज्यादा बड़ी चीज को भी टेलीपोर्ट कर सकते हो। ग्रे वहाँ पर बैठा हुआ सोचता है, मुझे लगता है कि वो लोग इस एंट्रेंस सेरेमनी को वहाँ पर करना चाहते हैं जहाँ से हम लोग स्कूल बिल्डिंग को देख सके। सच में टेलीपोर्टेशन मैजिक को इस्तेमाल करने का ये काफी ज्यादा कमाल का तरीका है। और ये देखकर उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी और वो मुस्कुराते हुए कहता है, तो अच्छा, वर्ल्ड यूनियन एकेडमी की ये असली पावर है। पर वहीं वो 2 लोगों को बात करता हुआ सुनता है कि यहाँ पर जो सीट्स की नंबर है वो कुछ जरूरत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग हम 30 स्टूडेंट्स के यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बारे में बात कर रहे हैं तो इतनी ज्यादा सीट्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। तो साइड में बैठी हुई लड़की कहती है, लगता है कि तुम्हें इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। तो वो लड़का माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तलवार चलाने के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा है, इसलिए मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं। फिर वो लड़की बताना चालू करती है कि जो असल में वर्ल्ड यूनियन एकेडमी है, जैसा कि उसका नाम यहाँ पर सजेस्ट करता है, वो पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा बेस्ट स्टूडेंट्स को इकट्ठा करती है। फिर वो उंगली का इशारा करते हुए ऊपर की तरफ देखकर कहती है कि जरा वहाँ पर देखो। और जैसे ही वो लड़का देखता है तो वो बहुत बुरी तरीके से शॉक हो गया था, क्योंकि वहाँ पर कई सारे एयरशिप्स थे जो कि उन लोगों की तरफ ही बढ़ रहे थे और साथ ही कई सारे ड्रैगन्स थे जो कि अपने साथ कई सारे बड़े बड़े ड्रम्स को लेकर आ रहे
रहे थे। ये नजारा देखकर उस लड़के का मुंह फटा का फटा रह गया था। वो कहता है कि आखिर ये क्या है। यहाँ तक ग्रे भी उनको देखकर हक्का बक्का हो गया था। वो कहता है कि ये तो मैजिक एयरशिप स्टार ऑफ क्वीन है। मैं अपनी पास्ट लाइफ में जब लिक्विडेटर को खत्म करने के स्क्वाड के अंदर था तब एक बार मैं इसके ऊपर बैठा था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी एयरशिप्स में से एक है और ये यहाँ पर इन्हें एंट्रेंस सेरेमनी के लिए लेकर आए हैं। सच में असल में ये है वर्ल्ड यूनियन अकेडमी और वो शिप्स नीचे उतरती हैं जिसके अंदर से काफी ज्यादा कमाल के और नए नए स्टूडेंट्स निकलना चालू हो जाते हैं और कुछ ही देर में वहाँ पर जितनी भी सीट्स होती हैं वो सभी पूरे से फिल हो चुकी थी। जिसके बाद वही इंस्ट्रक्टर वहाँ पर आकर एंट्रेंस सेरेमनी को यहाँ पर स्टार्ट करने के बारे में कहते हैं। जिसके बाद ऐसे ही समय बीतता चला जाता है और कई सारे लोग यहाँ पर स्पीच दे रहे थे। ग्रे को उनकी स्पीच सुनकर नींद आने लगी थी। वो कहता है लगता है कि जो वर्ल्ड यूनियन अकेडमी की एंट्रेंस सेरेमनी होती है वो नॉर्मल से कोई ज्यादा अलग नहीं होती। जिसके बाद हर एक कोर्स से टॉप स्टूडेंट को यहाँ पर ग्रीटिंग करने के लिए बुलाया जाता है। ग्रे इस चीज को नोटिस करता है कि जो उसके साइड में बैठा हुआ लड़का था वो स्पोर्ट्समैन कोर्स का एक टॉप स्टूडेंट था जिसको यहाँ पर बुलाया जाता है और इसका नाम लियोन है। सभी लोग लियोन को देखकर सरप्राइज थे और उसके बारे में बातें करना चालू कर देते हैं। ये तो वही है जिसने एग्जामिनर को एंट्रेंस एग्जाम के बीच में तुरंत ही हरा दिया था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जब स्पोर्ट्समैनशिप की बात आती है तो ये प्रोफेसर जितना अच्छा है। लियोन वहाँ पर आकर सबसे पहले उन लोगों को ग्रीट करता है और कहता है कि ये चीज कंफर्म है कि मैं यहाँ पर फ्रीली बोल सकता हूँ। तो बीच में बैठे हुए वो सर कहते हैं कि आप बिल्कुल। तो लियोन कोल्ड आंखों के साथ उस तरफ देखते हुए कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वो मुंह खोलते ही कहता है कि इस अकेडमी के अंदर मेरी एक कंप्लेन है जो कि मैं चाहता हूँ कि ये अकेडमी यहाँ पर सुधारे। सबसे पहले जो मेरे साथ के स्टूडेंट्स हैं, नहीं मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनका एडमिशन यहाँ पर सही तरीके से हुआ है। उन लोगों के लिए ये गर्व की बात है कि वो इस अकेडमी के अंदर एडमिशन ले पाए हैं। तो हम लोग गारंटी से अलग अलग इस दुनिया के अंदर मीनिंगफुल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसलिए चलो एक साथ मिलकर काम करते हैं और मैं इस दिन को याद रखूंगा जब हम लोग मिलकर एक काफी ज्यादा बड़ा निशाना बनाएंगे क्योंकि हम सभी वर्ल्ड यूनियन अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। पर दुख की बात तो यह है कि हम लोगों में तो कुछ ऐसे भी हैं जो लोग यहाँ पर होना डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करते। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। डिवाइन आई, प्रोफेसर एरियल और प्रोफेसर चुपचाप से बैठी हुई थी जो कि उसकी बात सुनकर थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। वो बताती है कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी सही तरीके से एग्जाम देकर ही पास हुए हैं। भले ही वो तुम्हारे जितने स्ट्रॉन्ग ना हो पर मुझे नहीं लगता कि तुम इस तरीके से कुछ कह सकते हो। इसलिए आखिर तुम इसके बारे में मुझसे क्यों बोल रहे हो। लियोन कहता है कि मैं उन लोगों के बारे में नहीं कह रहा जिन लोगों ने सही तरीके से एग्जाम देकर यहाँ पे एडमिशन लिया है। असल में मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि बैक डोर से अंदर आए हैं जिन्हें आप योर डिवाइन आई स्पेशल एडमिशन बोलती हैं। और इसलिए वो चिल्लाकर स्टूडेंट से कहता है कि वो स्टूडेंट्स जिनको यहाँ पर चुनकर एडमिट किया गया है जल्दी से अपने आप को सामने लेकर आओ। जल्दी से वो यूनिफॉर्म यहाँ पर वापस करो और इस अकेडमी से निकल जाओ। सभी बच्चे उसकी बात सुनकर शौक से हो जाते हैं और कई लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज और परेशान भी थे। ग्रे भी देखकर कंफ्यूज था कि अगर ये किस तरीके की हॉस्टिलिटी है और वो सोचता है कि भगवान का ये लाख लाख शुक्र है कि उसने उसका चेहरा यहाँ पर नहीं पहचाना और मुझे नहीं लगता कि मैं इस सब के बीच में आऊंगा अगर मैं यहाँ पर सामने नहीं आता। एरियल इस चीज को हल्के में लेते हुए कहते हैं ऐसा लगता है कि इस साल के जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सच में काफी ज्यादा जिंदगी से भरे हुए हैं। पर लियोन गुस्से में था। वो कहता है कि प्रोफेसर प्लीज थोड़े से सीरियस हो जाइए। स्टूडेंट्स को पिछले दरवाजे से अंदर लाना बंद कीजिए। वो यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा है जो कि रिकमेंडेशन लेटर से अंदर आते हैं या फिर उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनको एडमिट करते समय उनके पेपर्स ब्लू कलर के जलते हैं। पर अचानक एरियल उसके पीछे आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उन बच्चों से काफी ज्यादा ताकतवर हो। लियो ये देखकर काफी ज्यादा घबरा गया था और शॉक हो गया था। वो हिचकिचाते हुए कहता है कि आखिर आप ये क्या बात कर रही हैं। अब यहाँ पर उसकी ईगो के ऊपर बात आ गई थी इसलिए वो पर अपने आप को शांत करते हुए कहता है कि बिल्कुल, क्या आप ये कह रही हैं कि मैं गलत हूँ। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड पसंद आया तो चलो हम लोग यहाँ पे एक शर्त लगाते हैं। लियोन कंफ्यूज, क्या एक शर्त। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, और मैं उन बच्चों के यहाँ पर रहने के लिए अपनी जॉब को दाव पर लगाती हूँ। और उसकी इस बात के साथ यहाँ का माहौल काफी इंटेंस हो जाता है। लियोन कहता है कि आप यहाँ पर ये प्लान कर रहे हैं कि मैं आपके स्पेशल एडमिशन वाले बच्चों से यहाँ पर लड़ाई करूं। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं इस तरीके की बेवकूफ वाली चीज बिल्कुल भी नहीं करवा सकती क्योंकि बिल्कुल अगर उसने यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगा दी तो आखिर में ऐसा होगा कि तुम यहाँ पर मर जाओगे। और एज एजुकेटर मैं अपने स्टूडेंट्स की जान को इस तरीके से रिस्क में नहीं डाल सकती। लियोन को ये सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था पर वो अपने गुस्से को यहाँ पर कंट्रोल करते हुए वहाँ पर सीरियस लुक देकर कहता है कि आप मुझे यहाँ पर प्रवोक करने की कोशिश कर रही हैं। पर वो कहती है कि मैं सच में काफी ज्यादा सीरियस हूँ। तो चलो इसलिए हम लोग हमारी बैट को यहाँ पर मॉन्स्टर्स के ऊपर लगाते हैं। ये सच में काफी ज्यादा सेफ तरीका है और वैसे भी तुम इंसानों से लड़ने के बजाय मॉन्स्टर से लड़ने में काफी ज्यादा अच्छे रहोगे। मैंने सही कहा ना। पर फिर भी वो अपने एटीट्यूड के साथ कहता है लगता है कि आपको मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से पता है। तो बताइए कि आखिर आपके असल में बैट क्या है। एरियल मुस्कुराती है और कहती है कि ये काफी ज्यादा सिंपल है, बस उस मॉन्स्टर को मार दो जिसे मैं टारगेट बनाऊं। हर राउंड के साथ जो मॉन्स्टर होगा वो ताकतवर और ताकतवर होता चला जाएगा और बिल्कुल जो कि उन मॉन्स्टर से यहाँ पर हार जाएगा वो यहाँ पर इस बैट को भी
भी हार जाएगा। अगर वो यहाँ पर हार जाते हैं तो एज अ प्रोफेसर मैं अपनी पोजीशन से यहाँ पर रिटायर हो जाऊंगी और मेरे साथ साथ जितने भी स्पेशल स्टूडेंट्स हैं वो सभी भी यहाँ से निकल जाएंगे। पर अगर तुम यहाँ पर हार जाओगे तो बताओ क्या तुम जो मैं कहूंगी वो सब करने के लिए तैयार हो? बताओ आगे ये शर्त तुम्हारे लिए कैसी रही? वो अपनी तलवार के ऊपर ग्रिप को टाइट करते हुए कहता है कि मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो मास्टर टारगेट है वो क्या होगा, क्योंकि मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं किसी भी अपोनेंट को यहाँ पर हैंडल कर सकता हूँ, या फिर इसकी बजाय कि आप मुझे किसी ट्रैप के अंदर यहाँ पर फंसा दें। एरियल मुस्कुराते हुए कहती है तो चलो देखते हैं कि आगे मेरा फर्स्ट टारगेट क्या होगा। क्यों न हम लोग ओगर जनरल से शुरुआत करें, या फिर ये तुम्हारे लिए कुछ जरूरत से ज्यादा ही आसान है। जैसे ही सभी बच्चे ओगर जनरल के बारे में सुनते हैं तो वो सभी बहुत ज्यादा शौक से हो जाते हैं, पर ग्रे के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो सोचता है क्या ओगर जनरल आखिर ये जानबूझकर उसे यहाँ पर क्यों चुन रही है? पर लियोन को पता था कि वो उसे नहीं हरा सकता, इसलिए वो गुस्से में हाथ पटकते हुए कहता है कि आप मुझसे कोई मजाक कर रही हैं? एक ओगर जनरल, ये कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जिसे अकेले कोई इंसान यहाँ पर हरा सकता हो। एरियल कहती है कि मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम्हें तुरंत जाकर उसे खत्म करना है, हम लोग यहाँ पे एक टाइम फ्रेम लेते हैं पूरे 1 साल का, तो बताओ ये तुम्हारे लिए ठीक होगा ना? लियोन गुस्से में कहता है कि अगर कोई भी इंसान डिजास्टर लेवल मॉन्स्टर को अकेले ही हरा पाता, वो भी केवल 1 साल की ट्रेनिंग के अंदर, तो शायद लोग इतना ज्यादा सफर नहीं कर रहे होते। यहाँ पर कोई रियलिस्टिक टारगेट को चूज कीजिए। पर फिर वो वहीं पर रुक जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, आप जानबूझकर इस तरीके की मॉन्स्टर को चुन रही हैं जिसे यहाँ पर कोई भी चाहकर भी नहीं हरा सकता, जिससे आप इस चीज को बिना किसी क्लियर विनर के भी खत्म कर सके। पर मैं इस चीज से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। एरियल सुनकर कहती है अगर ऐसा तो चलो एक और मैं कंडीशन को यहाँ पर बढ़ा देती हूँ, अगर ये ड्रॉ होता है तो तुम यहाँ पर जीत जाओगे। जैसे लियोन ये सुनता है तो वो और भी ज्यादा शॉक हो गया था। एरियल कहती है कि अगर दूसरी भाषा में कहूँ तो वो बच्चा अगर ओगर जनरल को हराने में यहाँ पर फेल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली मैं और जितने भी स्पेशल बच्चे हैं उन सभी को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो बताओ आखिर अब तुम्हें ये सुनकर कैसा लग रहा है? और ये कहते हुए भी उसके चेहरे पर अपना ही एक अलग कॉन्फिडेंस था। पर ये देखकर लियोन सच में काफी शॉक होते हुए कहता है कि आप पूरी तरह पागल हो चुकी हैं। मैं यहाँ पर कुछ भी ना करूँ पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि जो आउटकम है वो पहले यहाँ पर डिसाइड हो चुका है। वो कहती है इसका मतलब क्या अब तुम्हें इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है? और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगी थी। पर लियो कहता है कि पर रिकॉर्ड के लिए जो ओगर जनरल होगा आप उसे किसी भी तरीके से कमजोर नहीं कर सकती और ना ही उसके साथ कुछ छेड़खानी कर सकती है, ठीक है? तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहती है कि बिल्कुल, और बाकी सभी डिटेल्स के लिए मैंने पहले ही मैजिक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सारी चीजें लिख दी हैं, अब तुम इसे साइन करो अगर तुम्हें इस चीज के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। लियोन भी अपनी ईगो के साथ बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला था, इसलिए वो उससे कहता है कि ठीक है, और ये कहकर वो वहाँ पर साइन कर देता है। साथ ही वो आगे कहता है कि इसके अलावा सच में आप इस चीज के लिए सीरियस है कि वो बच्चे यहाँ पर जीत सकते हैं? तो वो कहती है कि कैसे पता, और ये कहकर वो बड़े ही आराम से जाकर सीट पे बैठ जाती है। सभी लोग आपस में कानाफूसी करना चालू कर देते हैं कि अगर प्रोफेसर एरियल को यहाँ पर क्या हो चुका है। लगता है कि वो यहाँ पर इस बहाने का इस्तेमाल करते हुए रिटायर होने की कोशिश कर रही हैं और शायद जो उनका प्राइम था अब वो खत्म हो चुका है, इसी वजह से बस वो यहाँ से निकलना चाहती हैं। और ग्रे अपनी जगह पर बैठा हुआ परेशान कहता है कि ये तो और अच्छा हुआ, अब ये बैट यहाँ पर ऑफिशियल हो चुकी है। पर वहीं वो कहता है कि रुक जाओ, आखिर मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि वो यहाँ पर उसको भी इंक्लूड कर रही है जिसको यहाँ पर आने से पहले मैंने खत्म किया था। चलो इसे 1 साल के टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या होता है। और एरियल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ग्रे को ही देख रही हो, और वो सोचता है कि अब ये बैट यहाँ पर पूरी हो चुकी है। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि वो यहाँ पर अपने गेम के अंदर कुछ डर्टी खेलने वाली हो। जिसके बाद एक सफेद दाढ़ी मूछे वाले इंस्ट्रक्टर काले कपड़े पहनकर वहाँ पर आ जाते हैं उनकी बेसिक मैजिक की क्लास लेने के लिए। फिर वो मैजिक के बारे में लिटरेचर देना चालू करते हैं और उनको कई सारी चीजें बताते हैं, और जो मैजिक के लिए मोस्ट बेसिक चीजें थी उनसे चीजों की शुरुआत करते हैं। और वो शरीर के अंदर बहने वाली उस इनविजिबल एनर्जी के बारे में बताते हैं जिसे की ईथर कहते हैं, और मैजिक का इस्तेमाल करते हुए तुम अपने सर्किट के अंदर उसे मैनिपुलेट कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर मैजिक को इस्तेमाल कर पाते हो। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है जो की वो यहाँ पर अपनी क्लास को बताने में लगे हुए थे। ग्रे ये देखकर कहता है कि मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्योंकि मैं इस क्लास के साथ बिल्कुल भी कीप अप नहीं कर सकता, पर ऐसा लगता है कि अभी मुझे यहाँ पे ये मैनेज करना ही होगा क्योंकि मैं पहले ही अपने बूट कैंप के अंदर इस टॉपिक को काफी अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ। पर मेरे लिए दिक्कत की बात तो ये है, और वो नीचे देकर कहता है कि ये फैक्ट है कि हम दोनों को सेम क्लासेस के अंदर रखा गया है। और वो यहाँ पर लियोन के बारे में बात कर रहा था, और वो बस यही उम्मीद कर रहा था कि प्लीज तुम्हें इसके बारे में पता ना चल जाए कि मैं डिवाइन आई से स्पेशल एडमिशन हूँ, और इसलिए टीचर को वो काफी ज्यादा बोर सा लग रहा था। वो चिल्लाकर कहते हैं कि लगता है कि तुम काफी ज्यादा बोर हो गए हो। ग्रे जैसे इस चीज को सुनता है वो कहते हैं कि अभी क्लास को शुरू हुए लगभग 5 मिनट भी नहीं हुए हैं, सच में तुम्हारे अंदर कुछ जरूरत से ज्यादा ही नर्व है। ग्रे ये देखकर सरप्राइज था कि इन सभी के बीच में उसने यहाँ पर उसे नोटिस कर लिया। वो उनसे इस चीज के लिए माफी मांगता है, पर अब टीचर उस बात को वहीं पर खत्म करने की बजाय उसे आगे बढ़ाते हुए बुक को बंद करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो क्यों न तुम पूरी क्लास को वो दिखाओ। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम यहाँ पर बेसिक मैजिक को तो जानते ही होगे। थियो उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि पर हम लोगों का जो कोर्स है वो सोर्समैनशिप है, इसलिए मुझे ऐसा
नहीं लगता कि हम लोग मैजिक के बारे में यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। टीचर कहते हैं कि भले ही तुम रियल फाइट के अंदर केवल तलवारों का इस्तेमाल करो, पर समय समय पर तुम्हें मैजिक के साथ यहाँ पर कॉर्पोरेट करना होगा। इसलिए तुम्हें बेसिक मैजिक के बारे में समझना होगा कि आखिर वो कम से कम कैसा लगता है। और वो ये सुनकर सोचता है कि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल बूट कैंप की तरह ही है और यहाँ पर मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है। और वो कहता है कि वही स्पेल है जो कि हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं और मुझे ईथर बुलेट आता है। वो कहते हैं यानी इसके बारे में तुम्हें पता है, यानी तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। वो कहता है कि हाँ, और ग्रे सोचता है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बूट कैंप के अंदर जो कि उन्हें हेलिस ट्रेनिंग करी थी, कम से कम यहाँ पर भी उसका मतलब निकलेगा। टीचर कहते हैं कि ये काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चलो यहाँ पे एक मैच करते हैं। लियोन, तुम भी ईथर बुलेट को इस्तेमाल करना जानते हो ना? तो वो खड़ा होते हुए कहता है कि बिल्कुल। साथ ही वो बताता है कि जैसा कि प्रोफेसर ने कहा, मैंने केवल सूटमैनशिप ही नहीं सीखी है बल्कि मैंने मैजिक भी सीखा है स्कूल के अंदर आने से पहले। इसलिए क्या अगर ये मेरा रियल बैटल के अंदर सामना करेगा तो क्या इसके लिए कुछ जरूरत से ज्यादा रिस्की नहीं होगा? टीचर कहते हैं कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम दोनों के बीच में स्किल गैप कितना ज्यादा बड़ा है। हम लोग बस ईथर बुलेट्स को इस्तेमाल करने वाले हैं, वो इससे मरने वाला नहीं है। और मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी होल्ड बैक करो। पर जो ग्रे वहाँ पर बैठा हुआ है वो इस साल का डिवाइन आई स्टूडेंट है। जैसे लियोन ये सुनता है तो वो काफी गुस्से में शौक भरी नजरों से उसकी तरफ देखता है और बाकी सभी बच्चे भी घूर घूर कर उसकी तरफ देखने लगे थे और ग्रे उनकी नजर काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। और वो कहता है कि इसने सभी लोगों को इसके बारे में बता दिया और ऐसा लगता है जैसे इंस्ट्रक्टर भी डिवाइन आई स्टूडेंट होने की वजह से उससे कोई खुन्नस निकाल रहे हो। लियोन कहता है अच्छा ऐसा है तो ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसे उसकी औकात याद दिलाऊं। मैं उसे बताऊंगा कि आखिर ये किस तरीके की जगह है। ये अकेडमी द वर्ल्ड यूनियन अकेडमी है जिससे उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और उसका ये गुस्से भरा चेहरा देखकर ग्रे थोड़ा सा घबरा सा गया था। जिसके बाद अब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। टीचर कहते हैं कि जैसे मैं तुम दोनों को सिग्नल दूंगा तुम दोनों एक दूसरे की तरफ अपनी ईथर बुलेट्स को शूट करोगे। ग्रे थोड़ा सा परेशान था। वो सोचता है कि मैंने बूट कैंप के अंदर बस केवल कुछ ही दिन मैजिक सीखा था और यहाँ तक उन्हें ये कहा है कि मैं यहाँ पर मरने वाला नहीं हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर अनस्क्रैच तो नहीं निकलने वाला। अब टीचर जैसे यहाँ पर कहते हैं तो चलो इस चीज को शुरू करो। लियोन कहता है तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर हम दोनों की स्ट्रेंथ के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है। ग्रे भी शूट करते हुए कहता है लगता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, चलो इस चीज को शुरू करते हैं। और अब जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के पास शूट करते हैं तो उन दोनों की बुलेट्स की जो साइज होते हैं उनके अंदर एक काफी ज्यादा बड़ा गैप डिफरेंस होता है, जो देखकर वो दोनों भी शॉक से हो गए थे क्योंकि लियोन की ईथर बुलेट ग्रे की ईथर बुलेट के सामने बिल्कुल बच्ची लग रही थी। वो दोनों ये देख कर काफी ज्यादा सरप्राइज थे और जैसे ही वो ग्रे की ईथर बुलेट से टकराती है तो वो वहाँ पर पूते से गायब हो गई थी। लियोन ये देख कर बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था। अच्छा है कि उसने अपनी पैंट गीली नहीं करी। टीचर भी जल्दी से बीच में आ जाते हैं और वो एक बैरियर बना लेते हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पर रुक तो गई थी। वो कहते हैं कि ये सच में काफी ज्यादा करीब था और अगले ही पल उनका बैरियर यहाँ पे चकनाचूर हो जाता है और वहाँ पे एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। सभी स्टूडेंट्स भी ये देखकर बहुत बुरी तरीके से डर कर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे, पर जो इसका इम्पैक्ट था वो आखिरी में बैठे हुए स्टूडेंट तक को यहाँ पर महसूस हो रहा था। लियोन भी इस इम्पैक्ट की वजह से उड़कर काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। टीचर जल्दी से भागते हुए आते हैं और वो उससे पूछते हैं क्या वो ठीक है। वो खांसते हुए खड़ा होकर कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वो भी लियोन की हालत देख कर कि उसे कुछ हुआ नहीं है वो काफी ज्यादा खुश थे। साथ ही वो ग्रे की तरफ देखते हुए कहते हैं कि अगर मैंने बैरियर वहाँ पर नहीं बनाया होता तो शायद अब तक तो ये यहाँ पर मर चुका होता और यहाँ तक हम प्रोफेसर में से भी ऐसा कोई नहीं है जो कि इतनी ज्यादा ईथर बुलेट को स्ट्रॉन्ग बना सके। इसलिए वो ग्रे से कंफ्यूजन के साथ कहते हैं कि आखिर अभी अभी तुमने यहाँ पे ये क्या किया। ग्रे भी अपनी पावर देखकर काफी कंफ्यूज था। वो कहता है कि वो तो सच में कुछ जरूरत से ज्यादा ही छोटा था। इसका मतलब डेफिनेटली जो हम दोनों के स्पेल थे वो एक जैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। क्या ऐसा तो नहीं कि वो ईथर बुलेट जो कि मैंने सब एजुकेशन स्क्वाड के अंदर सीखा था वो से काफी ज्यादा अलग हो जो कि अकेडमी के अंदर सिखाया जाता है। इसलिए वो टीचर से पूछता है कि मैंने गलती से यहाँ पर कोई गलत स्पेल तो इस्तेमाल नहीं कर लिया। वो कहते हैं कि नहीं, जो स्पेल तुमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है वो डेफिनेटली ईथर बुलेट है, पर तुम्हारी क्वालिटी काफी ज्यादा अलग है। जो कि अभी अभी तुमने इस्तेमाल करी वो कोई नॉर्मल ईथर बुलेट नहीं थी, उसकी बजाय वो एक सुपर कंप्रेस्ड ईथर था। सभी स्टूडेंट्स ये सुनकर कंफ्यूज थे कि एक सुपर कंप्रेस्ड ईथर, आज से पहले मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सुना। टीचर बताना चालू करते हैं कि एक ऐसी पावर है जो कि यहाँ के प्रोफेसर्स को भी प्रोड्यूस करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है और तुमने यहाँ पर उसे केवल प्रोड्यूस ही नहीं किया बल्कि उसे एक स्पेल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और अब इस अकेडमी के अंदर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि यहाँ पर तुमने किया है वैसा कुछ कर सके। सभी बच्चे आपस में बातें करना चालू कर चुके थे कि ये पहली बार था कि इतनी ज्यादा पावरफुल ईथर बुलेट मैंने अपनी जिंदगी में देखी हो। यानी डिवाइन आई एडमिशन का सच में कुछ न कुछ तो मतलब होता है। मैंने तो शुरुआत से ही मैजिक कोर्स के अंदर इसे एनरोल करना चाहिए था। पर ग्रे परेशान था। वो कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि जितने भी स्पेल्स मैंने सब एजुकेशन स्क्वाड के समय पर सीखे थे बूट कैंप में वो सभी के सभी इसी तरीके के हैं। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि मैं अकेला ही वो था जिसको अडेप्ट करने में ज्यादा दिक्कत आ रही थी। और वो फिर से उस ईथर बुलेट को बनाते हुए कहता है कि प्रोफेसर आप मेरी टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी सही तरीके की प्रैक्टिस के साथ यहाँ पर ऐसा कुछ भी कर सकता है। ये सुनने के बाद वो प्रोफेसर ठहाके लगाकर हंसना चालू कर देते हैं। ग्रे ये देख कर थोड़ा कंफ्यूज था और उनके चेहरे पर एक अलग ही तरीके की हंसी दिख रही थी। ये देख कर वो कंफ्यूज हो गया था कि अगर
अचानक अभी नहीं ये क्या हो गया। और वो ग्रे के पास आकर उसे पकड़ते हुए कहते हैं कि तुम मैजिक कोर्स के अंदर ट्रांसफर करना चाहोगे, मैं तुम्हारे लिए एक वाउचर दूंगा, तुम डेफिनेटली सोर्स में सबसे ज्यादा टैलेंटेड मैजिक में हो। पर ग्रे उनसे कहता है कि प्लीज, पर मैं इस चीज के लिए मना करना चाहूंगा, मुझसे कहा गया था कि मैं मैजिक के अंदर ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। प्रोफेसर कहते हैं कि तुम मुझसे कोई मजाक कर रहे हो, तुम ईथर कंप्रेसर टेक्निक को काफी अच्छे तरीके से समझते हो कि तुम सुपर कंप्रेस्ड ईथर को इतनी ज्यादा छोटी उम्र के अंदर बना पा रहे हो, तुम तो एक अनपैरेलल्ड प्रोटेजी हो। यहाँ तक जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं, मैं पर्सनली इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन बेवकूफ था जिसने ये कहा था कि तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है। पर ये चीज तो क्लियर है कि उन्हें इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहे हैं। पर क्या ग्रे तुम इस चीज के लिए कंफर्म हो कि तुम मैजिक कोर्स के अंदर ट्रांसफर नहीं होना चाहते? सभी बच्चे शॉक थे कि एक ऐसे प्रोफेसर जो कि बड़ी मुश्किल से किसी की तारीफ करते हैं, वो किसी के बारे में इतना ज्यादा कुछ कह रहे हैं, ये तो काफी अमेजिंग है। और अब वो थोड़े तो गुस्से में आकर कहते हैं कि अगर तुमने यहाँ पर मैजिक की पढ़ाई नहीं करी तो सच में ये इस दुनिया का एक काफी ज्यादा बड़ा लॉस होगा। और यहाँ तक मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये मैजिक के खिलाफ एक क्राइम होगा। ग्रे पहले चुपचाप से उनकी ये बातें सुन रहा था, पर फिर वो कंफ्यूजन के साथ कहता है कि रुको, कि अभी अभी इन्हें यहाँ पर ईथर कंप्रेस टेक्निक कहा, मुझे भी याद आ रहा है कि हाँ, मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है। असल में मेरे पास लाइफ में लोगों को ओडी के बारे में नहीं पता था, जैसे कि लाइफ फोर्स कहते हैं कि जो कि एग्जिस्ट करती है, जिस वजह से उन लोगों के लिए प्रॉपरली मैजिक कास्ट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था। उसके लिए तुम्हें लगातार अपनी बॉडी के अंदर ईथर को कंप्रेस करना पड़ता है और उसके बाद उसे इकट्ठा कर कर उसे थोड़ी सी इस्तेमाल करो, वो भी ओडी के साथ जब तुम्हें जरूरत हो। अगर मैं पास्ट के बारे में अब सोचती हूँ तो ये देखकर मुझे काफी ज्यादा हंसी आती है। और ये फ्यूचर की बेला है जो कि उन लोगों को यहाँ पर मैजिक कास्ट करना सिखा रही है। सीन प्रेजेंट में आता है। ग्रे कहता है कि प्रोफेसर, क्या आपको ये पता है कि आखिर ओडी क्या होता है? ये सुनकर वो कंफ्यूज थे कि ओडी आखिर ये क्या होता है। ग्रे कहता है कि उनकी इस रिएक्शन के साथ ये चीज कंफर्म हो जाती है कि इस दुनिया को अभी इसके बारे में नहीं पता है कि आखिर ओडी इस समय पर एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये है कि जो सबजुगेशन स्क्वाड के समय पर मैंने जो सीखा था, असल में वो भविष्य की नॉलेज है और मुझे काफी सावधान रहना होगा इसके बारे में कि आखिर मैं किससे क्या बात कर रहा हूँ। और वो तो बस इसी चीज में लगे हुए थे कि वो ग्रे को मैजिक कोर्स के अंदर ट्रांसफर करवा दे। पर वो कहता है कि मुझे माफ करिएगा, पर मैं तलवार से प्यार करता हूँ और इसके अलावा मैं आपके ऑफर के लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, पर मुझे फिर भी यहाँ पर इसे पास करना होगा। और वो एक सांस लेते हुए कहते हैं कि अगर तुम ऐसा महसूस करते हो तो मुझे लगता है कि मैं इस चीज के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। पर साथ ही वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ कहते हैं कि पर अगर कभी भी तुम्हारा माइंड चेंज हो जाता है तो तुम मुझे ढूंढते हुए आ सकते हो, सब ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वो क्या होगा। ग्रे थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है कि आपका इस ऑफर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद वो उससे कहते हैं तो चलो ठीक है, अब तुम जाकर अपनी सीट पर बैठ सकते हो और अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा। अगर तुम क्लास के समय पर बाहर जाकर चाहो तो घूम भी सकते हो और अगर तुम काफी ज्यादा बोर हो चुके हो तो तुम अभी भी यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि ये लेक्चर तुम्हारे लिए कुछ जगह से ज्यादा ही बेसिक होने वाला है। सभी लोग इसके बारे में कानाफूसी करना चालू कर देते हैं कि ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। मुझे यकीन नहीं होता कि प्रोफेसर कार्लोस उसके बारे में इतने ज्यादा हाईली सोचते हैं। और दूसरी तरफ हमें लियोन का सीन दिखाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो ग्रे से प्यार करने लगा है। उसके चेहरे पे एक अलग तरीके की शर्म सी दिख रही थी। वो कहता है कि मेरे ग्रेट लॉर्ड, और दूसरी तरफ ग्रे उस फीलिंग को महसूस कर पा रहा था जिसकी वजह से वो यहाँ पे पूरा चिल्ड हो गया था। सच में ये काफी ज्यादा फनी है। जिसके बाद शाम में ग्रे को एरियल का एक नोट मिलता है कि यहाँ पर वो उसे अपने ऑफिस के अंदर बुला रही थी। वो कंफ्यूज था कि अगर अचानक ही वो उसे यहाँ ऑफिस के अंदर क्यों बुला रही है, क्या ये सब प्रोफेसर कार्लोस का काम है? मुझसे ये मत कहना कि प्रोफेसर एरियल भी जाकर मुझे रिकमेंड करेंगे कि मुझे अपने कोर्स को यहाँ पर चेंज कर लेना चाहिए। वो गेट खटखटा पाता उससे पहले अंदर से आवाज आती है कि ग्रे, गेट खुला हुआ है, तुम अंदर आ जाओ। और जैसे ही ग्रे दरवाजा खोलकर अंदर आता है, वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले अचानक ही उसके ऊपर तलवार का हमला हो गया था। ये देखकर वो कंफ्यूज हो गया था, पर सही समय पर वो जल्दी से अपनी तलवार बाहर निकाल कर उस अटैक को यहाँ पर ब्लॉक कर पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है। वो लड़की जिसने ये अटैक किया था वो सरप्राइज थी और ग्रे भी ये सरप्राइज था कि उसकी बॉडी यहाँ पर खुद से ही रिएक्ट कर गई। और वो कंफ्यूज भी था कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। पर फिर वो उस लड़की को यहाँ पर देखकर कंफ्यूज हो गया था और वो कहता है कि आखिर मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है जैसे कि मैंने इसे पहले भी कहीं पर देखा हो। और फिर प्रोफेसर एरियल की आवाज आती है कि हाँ, ये तो ज्यादा बुरा नहीं था। और उसका ध्यान जाता है कि वहाँ पर प्रोफेसर एरियल के अलावा दो और प्रोफेसर थे जो कि वहाँ पर खड़े हुए थे। और वो मुस्कुराकर कहती है कि मुझे पता था कि जो मेरी आंखें हैं वो पूरे से सही है। एक प्रोफेसर कहते हैं कि बेला, क्या तुमने अपने आप को यहाँ पर होल्ड बैक तो नहीं किया? क्या एरियल ने तुमसे यहाँ पर नरमी बरतने का तो नहीं कहा था? और दूसरे प्रोफेसर कहते हैं कि जो तुम्हारी मूवमेंट्स थी वो फ्लॉलेस थी, पर तुम्हारी तलवार तुम्हारे हाथ से काफी आसानी से छूट गई, जैसे कि ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही अननेचुरल हो। ग्रे बेला का नाम सुनकर समझ जाता है कि अच्छा, यानी ये बेला है, द ग्रेट आर्चमेज, जिसने फ्यूचर में उन लोगों को मैजिक करना सिखाया था। एरियल उन दोनों पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम दोनों सच में ये कहते हुए सीरियस हो? अगर तुम दोनों ये चीज भी नहीं कह सकते कि वो यहाँ होल्ड बैक कर रही है या फिर नहीं, तो तुम दोनों को प्रोफेसर होना क्विट कर देना चाहिए, यानी जॉब से निकल जाना चाहिए। तो एक प्रोफेसर उसके हाथ में कुछ पैसे देते हुए कहते हैं कि हम लोग तो बस यहाँ पर मजाक कर रहे थे और बुरी बात तो ये है कि हम लोगों के पास यहाँ पर एडमिट करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। ग्रे
ग्रे कंफ्यूज था। वो कहता है प्रोफेसर आखिर आप ये क्या कर रही हैं? तो वो कहती है कि मैंने यहाँ पे बैठ करा था कि तुम काफी आसानी से बेला के अटैक को यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर दोगे और तुम्हारी वजह से ही मैंने कुछ अच्छे पैसे बना लिए हैं। और वो उसकी तरफ भी पैसे फेंकते हुए कहती है और ये तुम्हारा हिस्सा। और अब उसके हाथ में एक सोने का सिक्का था जिसको देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। वो कहता है कि ये मेरे लिए कुछ फॉर्च्यून लेकर नहीं आ सकता। पर वो मूंछ वाले प्रोफेसर कहते हैं कि पर फिर भी जैसा कि तुमने मुझसे कहा था, क्योंकि जो एक्सचेंज थोड़ी देर पहले हुआ था देख ऐसा लग रहा था जैसे कि वो यहाँ पर अपने निहत्थे हाथ की रक्षा करने की कोशिश कर रहा हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये किसी चोट की वजह से हो सकता है? तो दूसरे प्रोफेसर कहते हैं कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है, पर इसकी वजह की जो एप्लीकेंट है उनकी फिजिकल इंजरीज है जो कि मसल्स तक जाती हैं। ऐसा लगता है कि शायद ये काफी ज्यादा गहरा घाव है। वो कहते हैं कि मैं भी इस चीज के लिए एग्री करता हूँ क्योंकि कोई भी सिंपल इंजरी इतना ज्यादा कॉस्ट नहीं कर सकती। ग्रे शॉक था। वो कहता है कि क्या बस आप ये सब देख कर बता सकते हैं? मूंछों वाले प्रोफेसर कहते हैं कि अगर हम लोग इतना भी नहीं बता सकते तो हम लोगों को अकेडमी के अंदर प्रोफेसर होने का कोई हक ही नहीं बनता। और दूसरा प्रोफेसर कहता है और लगता है जैसे कि प्रोफेसर एरियल को एग्जाम के बीच में पहले इस चीज के बारे में पता चल चुका था। और वो कहते हैं कि अब चलो अगर तुम्हें इसके बारे में पता चल चुका है तो क्या अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो और ये मेरा स्टूडेंट है तो मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाली। वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि हम लोग इसकी पोटेंशियल को यहाँ पर समझ चुके हैं, चलो ठीक है हम लोग यहाँ से जाते हैं। पर साथ ही मूंछ वाले प्रोफेसर उसे गुस्से में देखते हुए कहते हैं कि पर अगर तुम्हारा हाथ यहाँ पर हिल नहीं हो पाता है तो इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर अकेडमी के जो एडमिशन स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करने में फेल हो रहे हो। तो इस बात को अपने दिमाग के अंदर बैठा लेना। और ये कहकर वो दोनों ही वहाँ से चले गए थे। फिर एरियल कहते हैं कि अब चलो वो दोनों जब यहाँ से जा चुके हैं तो क्यों ना हम लोग थोड़ी बहुत मैजिक की बात करते हैं। जिसके बाद अब वो तीनों ही चाय पीने के लिए बैठ जाते हैं और बातें करना चालू करते हैं। एरियल कहती है मैंने सुना है कि तुमने सुपर कंप्रेस्ड ईथर को इस्तेमाल किया। वो कहता है कि आपको इसके बारे में पहले पता चल गया। वो कहती है कि वो मेरे ऑफिस में आए थे, वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें मैजिक कोर्स के अंदर हैंड ओवर कर दूं, पर ऑब्वियसली मैंने इस चीज के लिए मना कर दिया क्योंकि मेरे लिए तुम मैजिक से ज्यादा तलवार के लिए सूट करते हो। ग्रे उसकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज था और साथ ही वो आगे कहती है तुम्हें देखकर मैं ये चीज साफ साफ कह सकती हूँ कि तुम मैजिक कंप्रेशन के अंदर इतने ज्यादा अच्छे नहीं हो, तुम्हारे अंदर प्रैक्टिस करने के कोई भी साइन तक नहीं दिख रहे। ये देखकर वो परेशान होते हुए कहता है कि इसकी आंखें वो बस सिंपली देखकर इस चीज के बारे में बता सकती है, मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं इससे कोई झूठ ना बोलूं। और वो अपने सीधे हाथ से सही तरीके से चाय ना पीते हुए कहता है कि जैसा कि आप देख सकती हैं। वो कहती है तो क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुमने वहाँ पर किस तरीके की ट्रिक को इस्तेमाल किया था? मैं इस चीज का वादा करती हूँ कि मैं किसी को भी इसके बारे में नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं तो यहाँ पर तुम्हें एक रिवॉर्ड भी ऑफर करूंगी क्योंकि मुझे सच में वो जानना जरूरी है, वो भी इस लड़की के लिए। वो कहता है कि सॉर्सर मेरा मतलब क्या बेला के लिए? वो सोचता है कि सच में ये कुछ से ज्यादा ही क्लोज था, मैंने उसको यहाँ पर सॉर्सर बोल दिया था। वो कहती है कि बिल्कुल भले ही ये लड़की एक मैजिक थ्योरी जीनियस ही क्यों ना हो, पर ये उसे इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा बेकार है, न जाने किस रीजन की वजह से, पर वो सही तरीके से ईथर कंप्रेशन टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर सकती और इसी वजह से वो सुपर कंप्रेस्ड ईथर को क्रिएट नहीं कर सकती। ग्रे सोचता है कि मैंने इसके बारे में सुना जरूर था कि जो बेला है वो धीरे धीरे करके खिली थी, अच्छा तो उसका ये रीजन है। और इसके अलावा जो कि मैंने प्रोफेसर कार्लोस से सुना था कि तुमने सुपर कंप्रेस्ड ईथर को इस्तेमाल किया था, पर देखकर लगा नहीं था कि तुमने उस ईथर को जरा सा भी कंप्रेस्ड किया था। और अगर सच में यहाँ पर कोई तरीका है जिससे तुम सुपर कंप्रेस्ड ईथर को मैंने उसे कंप्रेस किए भी इस्तेमाल कर सकते हो तो इसे बिल्कुल भी प्रोफेसर बार्ली के पास भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सुनने के बाद वो भी थोड़ी सी परेशान सी हो गई थी। ग्रे भी कंफ्यूज प्रोफेसर बार्ली के बारे में पूछता है और जब वो थोड़ा बहुत प्रोफेसर बार्ली के बारे में सोचता है तो उसे याद आ जाता है और वो बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है कि आपका मतलब प्रोफेसर बेरियन वार्ली से है? एरियल कहती है ऐसा लगता है जैसे कि तुम उन्हें जानते हो। वो सोचता है ये चीज पूरी तरह इम्पॉसिबल है कि मैं उनके बारे में ना जानूं क्योंकि वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही फेमस थे, क्योंकि मेरी पास्ट लाइफ में न जाने कितने एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्हें इंसानों का खून किया था। और इससे बड़ी बात तो ये कि उनकी वजह से मैजिक डिजास्टर हुआ था जिसकी वजह से 10,000 से भी ज्यादा लोग वहाँ पर मारे गए थे। वो हिस्ट्री के सबसे ज्यादा खतरनाक मैजिकल क्रिमिनल है, शायद वो इस समय पर यहाँ पर पकड़ाए नहीं गए थे। एरियल बताती है कि अगर इसने इस साल के आखिर तक सुपर कंप्रेस्ड ईथर को बनाना चालू नहीं किया तो इसे उनके पास भेज दिया जाएगा जहाँ पर उसे एक सर्जरी से गुजरना होगा। ये सुनने के बाद ग्रे का दिल बहुत बुरी तरीके से दहल गया था और उसका डर उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। और वो आगे बताती है कि उस सर्जरी की वजह से यहाँ पर जो उसकी एबिलिटीज हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा एनहेंस हो जाएंगी और असल में ये एक इंसानी एक्सपेरिमेंट है पर अभी तक इसे पब्लिक नहीं किया गया है। और इसकी वजह से काफी सारे रूमर्स पहले ही फैले हुए हैं क्योंकि कुछ लोग इसकी वजह से मारे गए और कई सारे लोग पूरे से विकलांग हो गए। बेला कहती है कि इसी वजह से ये कुछ जरूर से ज्यादा ही खतरनाक है और एमा आगे कहती है कि भले ये काफी ज्यादा खतरनाक ही क्यों ना हो पर जो इसकी स्केल है इसकी वजह से अगर इस साल तक मैंने सुपर कंप्रेस्ड ईथर बनाना चालू नहीं किया तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। एरियल भी गुस्सा करते हुए कहती है कि अगर सच कहो तो तुम्हें खुद ही अकेडमी से यहाँ से चले जाना चाहिए किसकी बजाय कि कोई तुम्हारी बॉडी के साथ यहाँ पर कुछ करे। ग्रे सोचता है कि वो मैजिक जिसकी नॉलेज मुझे अभी पता है वो इस समय से काफी ज्यादा अलग है और वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए
इसलिए अगर मैं उन्हें ये बता देता हूँ तो शायद मैं यहाँ पर भविष्य को बदल सकता हूँ। और वो बेला के कपकपाते हुए हाथों को देखकर अपने मन में सोचता है कि उसे लिक्विडेटर से भी लड़ना है और पिछली बार की तरह फिर से अगर वो सभी जाकर मारे जाते हैं तो उसका पास्ट में आना किसी मतलब का नहीं रहेगा। इसलिए उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो अपने भविष्य को बदल दे। इसलिए वो खड़ा होता है और कहता है कि मैं समझ गया, मैं तुम्हें सिखाऊंगा क्या एक सुपर कंप्रेस्ड ईथर किस तरीके से बनाया जाता है। जिसके बाद वो तीनों ही एरिना के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वो एक कंप्रेस्ड कॉम्प्लेक्स के साथ वहाँ पर पूरी थ्योरी उसे समझाना चालू करता है और पूरी बातें बताने के बाद कहता है कि यही वो नॉलेज है मैजिक के बारे में जितना कि मैं जानता हूँ, और जैसा कि आपने वादा किया था मैंने तुम्हें ये सिखा दिया है, पर तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बता सकते। एरियल कहती है कि बिल्कुल, हम लोगों ने मैजिक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसलिए हम लोग अगर इसको तोड़ देते हैं तो शायद हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। ग्रे कहता है तो बताओ आखिर मेरी सारी बातें सुनने के बाद तुम क्या सोच रहे हो। एरियल कहती है कि बस केवल ओडी के बारे में जानने से ही मेरा सिर दर्द होने लगा है, शायद क्योंकि ये वो मैजिक की नॉलेज है जो कि अभी मेरी सोच से भी परे है। और बेला भी कहती है कि मैं सही तरीके से इसको नहीं समझा सकती, पर अगर मैं कुछ शब्दों में इसको डालने की कोशिश करूँ तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मैं कोई मैजिक क्लास ले रही हूँ जो कि शायद 100 साल फ्यूचर की हो। बस तुम्हारे एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद ही डेफिनेटली मैं ये चीज समझ सकती हूँ कि जो मैजिक तुम मुझे सिखा रहे हो वो 100 साल की हिस्ट्री से काफी ज्यादा एडवांस है। पर वो मुस्कुराते हुए सोचता है कि ये तो तुम्हारा ही लेक्चर है जो कि आज से 10 साल के बाद तुम लोगों को देने वाली हो, और शायद सुनने में ये ऐसा ही लग रहा है जैसे कि ये 100 साल एडवांस मैजिक की क्लास हो। एरियल कहती है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि जिसको मैं सही तरीके से यहाँ पर जज भी नहीं कर सकती, तो बताओ तुम्हें क्या लगता है कि ये यहाँ पर सच कह रहा है। बेला थोड़ी सी खुश होते हुए कहती है कि यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि जो उसकी थ्योरी है वो पूरे से सच हो, क्योंकि हम लोगों की जितने भी करंट मैजिक थ्योरीज है वो सही बिल्कुल भी काम नहीं करती, और इसके अलावा ये काफी ज्यादा तेज तरीका है तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर इसको टेस्ट कर देख ले, क्योंकि अगर जो भी तुमने कहा है वो सब पूरे से सच है तो शायद ये स्पेल यहाँ पर काम करना चाहिए। ग्रे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, पर बेला आगे बढ़ते हुए कहती है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग ये मेरी ट्रू स्ट्रेंथ है, और ये कहकर वो अपनी स्टिक को ऊपर की तरफ करती है। ग्रे उसकी बात सुनकर कंफ्यूज कहता है क्या तुम्हारी पूरी स्ट्रेंथ। साथ ही वो सोचता है कि अगर मुझे सही तरीके से याद है तो क्या कहा नहीं था कि जो बेला की फुल स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा केपेबल है कि वो पूरी सिटी को एक ही बार में तबाह कर सकती है, और क्या इसके अलावा इसने ये कहा नहीं था कि वो सही तरीके से अब इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। पर अचानक ही वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले वहाँ पे एक काफी ज्यादा खतरनाक और भयानक सा मैजिकल सर्कल बन गया था, पर उनमें से कोई भी यहाँ पे कुछ समझ पाता उससे ही पहले वहाँ पे एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक होता है, और सच में ये अटैक और इसकी एनर्जी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, और इस एनर्जी से निकलने वाली बीम आसमान को छूती है जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। ग्रे भी वहाँ पर सामने खड़ा होकर उस एनर्जी को महसूस करते हुए काफी ज्यादा शॉक हो रहा था। वो कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग एनर्जी है, अगर उसने अपने एनर्जी को कंट्रोल करने में जरा सा सेकंड भी गवाया होता तो शायद अब तक तो मैं यहाँ पर मर चुका होता। अगर लिटरली कहूँ तो इसने तो मेरी जान बचाई है। बेला खुश होते हुए कहते हैं कि आखिरकार मैंने कर दिखाया, मैंने सही तरीके से इसे कंट्रोल भी कर लिया, और फिर जो वो एनर्जी होती है उसे वो कंप्रेस करना चालू करती है, और कुछ ही देर में वो कंप्रेस एनर्जी एक ड्रैगन का फॉर्म ले चुकी थी जो कि फायर से बना हुआ था। और बेला उसको देखकर खुश होते हुए कहती है कि सच में ये काफी ज्यादा मजेदार है, और अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की वजह से थोड़ी ही देर में वहाँ पर खड़ी खड़ी वो बेहोश हो जाती है और वहीं कहीं नीचे गिर गई थी। ग्रे बेला की वजह से थोड़ा सा डर जाता है, पर एरियल उसे कहते है कि शांत हो जाओ, असल में उसने अपनी कुछ जरूरत से ज्यादा ही ताकत इस्तेमाल करी है जिस वजह से वो बस सो गई है। और ग्रे उसे इस तरीके से देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। एरियल भी इस एनर्जी को देखकर कहती है कि सच में ये तो काफी ज्यादा मार्वलस है। एरियल भी इस एनर्जी को देखकर कहती है कि सच में ये तो काफी ज्यादा मार्वलस है। इस तरीके की मैजिक स्किल वो भी इतने ज्यादा कम समय के अंदर, कि अगर सोचा जाए कि ये मैजिक का इतना ज्यादा बड़ा स्किल इस्तेमाल कर सकती है वो भी इतने ज्यादा कम समय में, तो बेला नींद में ही बड़बड़ाते हुए कहती है कि मैं अमेजिंग नहीं हूँ बल्कि ये थ्योरी है जिस वजह से मैं आसानी से सुपर कंप्रेस्ड ईथर बना पाई। ग्रे ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज था। वो कहता है कि ये तुम्हारी थ्योरी है और ये यहाँ पर नींद में ही जवाब दे रही है। और एरियल भी इसके लिए खुश थी क्योंकि अब वो यहाँ पर सुपर कंप्रेस्ड ईथर बनाने लगी है तो उसे सर्जरी की कोई भी जरूरत नहीं है। अब मैं बेली को खुद बुलाकर इसके बारे में जरूर बताऊंगी, और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि इसने सर्जरी के रिस्क को यहाँ पर अवॉइड कर लिया, और मैं खासकर इस चीज के लिए काफी ज्यादा खुश हूँ कि इसने अपने मैजिक कंट्रोल को नहीं खोया। ग्रे कंफ्यूज कहता है क्या इसका मैजिक कंट्रोल, तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो बार्ली की सर्जरीज होती हैं वो केवल मैजिक आउटपुट को ही नहीं बढ़ाती बल्कि जो उसका कंट्रोल होता है उसको भी एक्सपेंड कर देती है, और बिल्कुल ये इसी तरीके से काम करता है, इसलिए ये एक सीक्रेट है। पर देखकर लगता है कि जो सर्जरी होती है वो किसी के जो लिमिटर होता है उसे फोर्सफुली तोड़ देता है। ग्रे सोचता है कि अच्छा ऐसा हुआ था, तो शायद यही वजह हो सकती है कि जो सॉर्सरर्स थी पास्ट लाइफ के अंदर वो अपनी पावर्स को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, शायद वो सर्जरी की वजह से हुआ था। एरियल आगे कहती है कि पर सब के अलावा तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से अब बेला यहाँ पर सुपर ईथर कंप्रेसर को बना सकती है। अब लगता है कि मुझे भी अपने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को यहाँ पर फुलफिल करना चाहिए, तो चलो सबसे पहले तुम्हारे हाथ को ठीक करते हैं। एक मैजिक है जो कि मैं उसके पास इस्तेमाल करना चाहती हूँ। जिसके बाद वो अपने मैजिक को रिलीज करते हुए उसके हाथ को जैसे टच करती है तो वहाँ पर कई सारी तितलियां उस एनर्जी के
साथ फ्लो होकर फैल गई थी और वो काले निशान जो कि उसके हाथ के ऊपर बने हुए थे वो धीरे धीरे कर वहाँ से गायब हो गए थे। वो कहती है तो बताओ आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है। ग्रे अपने हाथ को मूव करता है और वो शॉक होते हुए कहता है कि अब मैं इसे हिला पा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर। यहाँ तक जो मैजिक हीलिंग पोशन होता है वो तक इसे क्योर नहीं कर पाया था, तो आखिर आपने इसे कैसे कर लिया। पर वो अपनी बात पूरी करता उससे ही पहले वो कहती है, हे मेरे नर्व रिस्टोरेशन मैजिक को किसी भी एवरेज माना हीलिंग पोशन के साथ कंपेयर मत करो। पर साथ ही वो पूछती है कि ये बिल्कुल वैसे काम करने लगा है जैसे कि पहले करता था। एक बार तलवार घुमाकर देखो। फिर वो अपनी तलवार निकाल कर चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जब वो तलवार घुमाता है तो वो थोड़ा कंफ्यूज था, इसलिए वो और भी कई सारे फ्लैशेस लगाकर इस चीज को चेक करता है, पर उसे इस चीज के अंदर काफी ज्यादा दिक्कत सी आ रही थी। वो बताता है कि ऐसा महसूस नहीं हो रहा जैसे कि ये सही तरीके से काम कर रहा हो। तो वो कहती है कि जैसा कि मुझे लगा था, भले ही मैंने तुम्हारे नर्व्स को यहाँ पर ठीक कर दिया हो, पर वो मैजिक का घाव जो कि तुम्हारे सोल के ऊपर है लगता है कि वो हील नहीं होगा। ग्रे ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज था। वो कहती कि हाँ, पर तुमने जो सुना है वो बिल्कुल सच है, पर आज की जो मैजिक नॉलेज है वो चीज को प्रूव नहीं कर सकती कि किसी की सोल यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, पर मुझे इस चीज के ऊपर यकीन है कि वो सच में होती है। और इसके अलावा क्योंकि मैं अपनी आंखों से भी इस चीज को देख सकती हूँ, यहाँ पर अभी जो तुम्हारी सोल है वो धीरे धीरे कर ठीक हो रही है। ये नेचुरली धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी अगर तुम अपने आप को ओवर पुश नहीं करोगे। ग्रे उसकी ये बात सुनकर और ज्यादा सरप्राइज था कि खुद से ही ठीक हो जाएगी, अपने आप को कुछ जरूरत से ज्यादा पुश करना। इसलिए वो पूछता है क्या वो अभी सोल प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो वो कहती है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब तक तुम नॉर्मली एक्सरसाइज करते हो तो इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पर इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अगर किस तरीके की सोल्डमैनशिप है जिसने तुम्हारी सोल को इतना ज्यादा हार्म कर दिया। ये सुनकर वो हंसने लगा था, पर वो आगे कहती है कि इसके अलावा फिर से यहाँ पे एक एग्जाम होने वाला है सोल्डमैनशिप के लिए, जहाँ पर एक इंसान अपनी सोल का इस्तेमाल करते हुए अपनी तलवार को मूव करेगा। ये सुनकर वो कंफ्यूज था। ये सुनकर ग्रे हंसने लगा था, तो वो कहती है कि फिर से यहाँ पर पहले से एक एग्जाम्पल है सोल्डमैनशिप के लिए जहाँ पे एक यूजर अपनी सोल का इस्तेमाल करते हुए अपनी तलवार को हिला सकता है। ग्रे ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज था और वो बताती है एमा वाइट के बारे में, और वो ग्रे से पूछती है कि तुम उसे जानते हो। जैसे ही वो एमा वाइट के बारे में सुनता है तो शॉक हो गया था। वो कहता है कि आखिर वो सोर्ट सेंट का नाम यहाँ पे इस्तेमाल क्यों कर रही है। इस प्रेजेंट टाइम में हम लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जान सकते। पर वो ग्रे की चुप्पी को देख कर कहती है, लगता है कि शायद मैं गलत हूँ, क्योंकि जिस तरीके से तुम अपनी तलवार को पकड़ते हो वो उससे भी काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है जो कि यहाँ पर एमा ने सीखी है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ काफी ज्यादा अलग भी है। ऐसा लगता है जैसे कि तुमने किसी ऐसे इंसान से सोर्टमैनशिप सीखी है जो कि एमा से भी काफी ज्यादा स्किल्ड है। बस केवल कुछ ही सालों की बात है जिसके बाद एमा भी उतनी ज्यादा स्किल्ड हो जाएगी जितने कि तुम्हारे मास्टर होंगे। ये सुनकर वो और भी ज्यादा सरप्राइज था। क्या उन्हें इसके बारे में भी पता है? इसलिए वो हिचकिचाते हुए बताता है कि असल में मैंने डाउनटाउन के अंदर एक डोजो के अंदर अपनी सोर्टमैनशिप सीखी है। साथ ही वो सोचता है कि मुझे यहाँ पर टॉपिक को चेंज करना होगा। अगर मैंने इस कन्वर्सेशन को इसी तरीके से आगे बढ़ने दिया तो शायद मैं सारी चीजें यहाँ पर उगल दूं। और इसलिए वो बोलता है कि तो शायद ये चीज पॉसिबल हो सकती है कि किसी की सोल उस सोर्टमैनशिप की वजह से यहाँ पर डैमेज हो गई हो। तो वो कहती है कि इस चीज का सवाल ही पैदा नहीं होता। कम से कम कोई ऑर्डिनरी सोर्टमैनशिप तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और अगर इसके बारे में बात की जाए तो इस चीज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई आम इंसान ओगर जनरल को केवल एक ही स्लैश के अंदर खत्म कर सकता हो। और इसके अलावा इस चीज को तो मेंशन किया ही नहीं गया कि वो आसपास के सभी ओगर और ट्रीज तक को तबाह कर दे। ग्रे ये सुनकर हिचकिचाते हुए कहता है, इसका मतलब आपको पहले से ही इसके बारे में पता है? तो वो कहती है कि आप बिल्कुल, और उसी की वजह से ही तो मैंने एक ऐसी बैट लगाई है जो कि पर्टिकुलरली मैं जीत चुकी हूँ। मुझे वहाँ पर बची कुछ सीन्स के रिमेन्स दिख रहे थे जो कि सच में काफी ज्यादा मैग्निफिसेंट है। यहाँ तक जो काफी ज्यादा खतरनाक मैजिक होता है वो भी इतना ज्यादा क्लियर कट्स नहीं लगा सकता। सच में ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस पावर है जो कि तुम्हारे अंदर है। ग्रे ये सुनकर और भी ज्यादा शौक था और वो आगे कहती है, पर लगता है कि तुम उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो कहता है, तो क्या आप अपनी आंखों से ये भी देख सकती है? वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं देख सकती हूँ। ये एक ऐसी पावर है जो कि लीक हो रही है चेन के दरवाजों के पीछे से। जैसे ही वो ये सुनता है तो वो शॉक हो गया था। क्या चेन वाले दरवाजे? साथ ही वो सोचता है कि ये कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो कि खुद से यहाँ पर फिगर आउट कर सके। सच में ये सब देख सकती है। साथ ही वो आगे कहती है कि इसके अलावा अगर बात की जाए तो जैसे तुम्हारी पावर है उससे पहले मैंने ये पावर देखी है और मुझे ऐसा लगता नहीं है जैसे कि शायद वो दोनों एक जैसी चीजें हैं, पर फिर भी उन दोनों की जो वाइब्स है वो बिल्कुल सिमिलर हैं। ग्रे ये सुनकर कंफ्यूज था। क्या एक जैसी पावर? क्या यहाँ पर कोई और भी है जिसके पास मेरी जैसी पावर्स है? वो कहती है कि हाँ, पर मैं चीज के लिए श्योर नहीं हूँ कि वो एक इंसान है भी या फिर नहीं। और वो यहाँ पर लिक्विडेटर का नाम लेती है और जैसे ही वो ये नाम लेती है तो ग्रे के चेहरे पर गुस्सा, टेंशन और कई सारे मिक्स इमोशन से दिखना चालू हो गए थे। और उसके इस रिएक्शन को देखकर वो समझ जाती है, इसका मतलब क्या तुमने भी इसके बारे में पहले से सुना हुआ है? और वो तो बस यही सोच रहा था कि आखिर वो इस टाइम पीरियड के अंदर उसको यहाँ पर मेंशन कैसे कर सकती है।